हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीज़न का पार्ट 1। ठीक है। अब देखो, जो भी लोग नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि मैंने एक एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन फ्रेमिंग सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करते हैं, लेकिन एक मेथड से जिसमें हम हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए चलते हैं। देखो, एनसीईआरटी को मैंने एक अपने टेलीग्राम पे पोल कराया था, जिसमें मुझे पता चला था कि मोर देन 80% लोग को सही तरीके से एनसीईआरटी पढ़ने नहीं आती, इसलिए शायद वो बायो में 320+ 330+ स्कोर नहीं कर पाते। तो सही तरीका क्या है बायोलॉजी को पढ़ने का? तो आप हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए पढ़ो। ठीक है। अब देखो, खुद से अगर फ्रेम करने जाएंगे तो कम से कम मिनिमम 7 8 9 रीडिंग लगेगी, तब जाके आप हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। अब सपो क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है हर चैप्टर को 15-20 बार, और मैंने एक दो लोगों को पढ़ाया भी है, इसलिए मुझे ऑलमोस्ट पता है कि हर लाइन से क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है। तो मैं ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने से आपका कोई भी लाइन मिस नहीं होगा। ठीक है। प्लस मैं 10% एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। क्या सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, 10% एक्स्ट्रा भी, जो कि इसेंशियल होगा एनसीईआरटी को समझने के लिए, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और लास्ट में मैं लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज कराऊंगा और दिखाऊंगा कि मोर देन 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं। यानी अगर तुम्हें 90 पर, अगर तुम्हारे एनसीईआरटी के लाइंस बहुत अच्छे से क्लियर है तो तुम 320 330+ अच्छे से स्कोर कर लोगे। ठीक है। अब देखो, मेरे खुद का नीट में जो स्कोर है बायोलॉजी में 355 आउट ऑफ 360 आया था नीट 2023 में। ठीक है। अब देखो, ये लेक्चर देखने से पहले प्री रिक्विसाइट क्या है कि आप एनसीईआरटी की रीडिंग कर लो खुद से एक से दो बार। उसके बाद जब आप ये देखोगे, अगर मान लो कि आपने कभी भी एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, तो अपने से जब तक आप 2-3 बार पढ़ के उसके बाद अगर आप मेरे लेक्चर देखोगे, तब आपको इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है। अगर शायद पहली बार देखो तो उतना समझ ही नहीं है कि इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। उसके अलावा आप अपने इस लेक्चर्स को अपने पेज पे देख सकते हो। ठीक है। 1.5 to 2x पे, और अपना समय बचा सकते हो। ठीक है। और एक और तरीका आप आजमा सकते हो, जैसे हर पेज कराने के बाद ना आप पॉज करो। ठीक है। पॉज करके उस पूरे पेज को रिकॉल करो, खुद से रिवाइज करो 2 से 3 मिनट में, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है। पेज टू पेज आगे बढ़ो। उसके बाद ये सेल्स डिवीजन जो चैप्टर है उसमें पहले पार्ट में हम माइटोसिस तक करेंगे और दूसरे पार्ट में मियोसिस से लेकर समरी तक करेंगे। ठीक है। और लास्ट में पीवाईक्यूज करेंगे। तो जिन्हें करना वो कर सकते हैं, जिन्हें छोड़ना है छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कर लेना ताकि दिख जाए कि हर एक लाइन जो है, हर एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लाइन से ही आता है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ही मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, बट फ्यू लार्ज ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम मल्टीपल सेल। ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट मोस्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है स्टार्ट करते हैं देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि लार्ज डायरेक्टली स्टार्ट कर दे मल्टीपल सेल से, लार्ज एनिमल हो तो डायरेक्टली। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मल्टीपल सेल से डायरेक्टली अपना लाइफ स्टार्ट करे। ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, यू मे वंडर हाउ हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। मतलब एक सेल से हम पूरे मिलियंस ऑफ सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल के ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाते हैं, ये आप वंडर करते होगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है, अगर मैं पूछूं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो देखो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स तो हैं, सभी सेल के हैं ही, वो ग्रो भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, और यहाँ पे लिखा है इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड में लिखा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं है। जैसे ये वर्कर बीज जो हनी बीज होते हैं, वर्कर हनी बीज, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इवन एस्ट्राइल फीमेल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। तो देखो, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक तो है ना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। और इवन तुम्हें क्वेश्चन देख के समझना होगा कि ये क्वेश्चन जो है ये लिविंग वर्ल्ड से पूछ रहा है या फिर ये सेल साइकिल वाले से। ठीक है। अगर लिविंग वर्ल्ड के हिसाब से मतलब वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, तब वो गलत हो जाएगा। ठीक है। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हें क्वेश्चन देख के भी देखना होगा कि ये लिविंग वर्ल्ड का तो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। और ऑप्शंस देख के भी एलिमिनेट करने होंगे। ठीक है। तो ये इस लाइन में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस, जितने भी सेल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू टू। सही बात है। विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू 2 डॉटर सेल। तो यहाँ पे डॉटर सेल कोई फीमेल से नहीं है, ये जेंडर नहीं बता रहा है, बस साइंटिस्ट ने ये टर्म यूज किया है, 2 डॉटर सेल। ठीक है। तो ऑल सेल डिवाइड करते हैं, और जितने भी सेल्स हैं हर पेरेंट सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं। ठीक है। दे दिस न्यूली फॉर्म डॉटर सेल जो है वो खुद भी ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं, गिविंग राइज टू अ न्यू पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। जैसे मैं कहना चाहता है ये लाइन, एक सिंगल पेरेंटल सेल पहले डिवाइड किया, तो जो डॉटर सेल है वो भी ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऐसे करते करते वो न्यू सेल पॉपुलेशन दे देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने पूछा ना एक स्टूडेंट से, तो उसने गलत कर दिया, तो तब मैं ये तुमसे भी पूछ रहा हूँ। साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल, ट्रू और फॉल्स? Cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells, true or false? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब अगर सोचने लग जाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ऐसे सोचो कि हमारे में तो मिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन ही तो अलाउ कर रहा है एक सिंगल सेल को टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। एक और क्वेश्चन, सेल डिवीजन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? ठीक है, तो सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हाँ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल, सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस बट डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट टेक प्लेस, ट्रू और फॉल्स? ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल ग्रोथ टेक प्लेस बट डीएनए रेप्लिकेशन डू नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो ड्यूरिंग सेल, ये स्टेटमेंट सही है गलत? तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दोनों ही होता है। अब देखो, अगर तुम आगे पढ़ोगे तो एम फेज आएगा, इंटरफेज और एम फेज। तो देखो एम फेज में जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, वो इंटरफेज में ही होता है, इंटरफेज में भी एस फेज में होता है। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल, सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस, तो ये पूरे साइकिल का ही बात कर रहा है, पूरे सेल साइकिल में ही। तो सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ दोनों ही हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो कि ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ दोनों ही होता है। अगर यहाँ पे लिख देता ड्यूरिंग एम फेज सेल ग्रोथ टेक प्लेस बट डीएनए रेप्लिकेशन डू नॉट, तो सही हो जाता, क्योंकि एम फेज में कोई डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सेल डिवीजन, अजर्सन रीजन क्वेश्चन है, सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। रीजन में देता हूँ, इट इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, ठीक है। तो देखो मैंने अजर्सन क्या बोला, सेल डिवीजन, तो ये ऑल दिस प्रोसेसेस जो है सेल डिवीजन के, सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ जो है हैव टू बी टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, सही बात है। इट इंश्योर, और ये अजर्सन सही हो गया। अब रीजन मैंने क्या दिया था कि इट इंश्योर करेक्ट डिवीजन, ये इंश्योर करता है कि करेक्ट डिवीजन हो एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल, और प्रोजेनी सेल का फॉर्मेशन हो जो कि इंटेक्ट जीनोम कंटेंट करे, समझे। तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये भी। अब मैं सेम क्वेश्चन को ऐसे बना देता कि सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन एन अनकोऑर्डिनेटेड वे, तो गलत स्टेटमेंट हो जाता, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेल साइकिल? तो सेल साइकिल तो सिंपल सी बात है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट इवेंचुअली डिवाइड अ सेल इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड सेल साइकिल। तो अब इस सेल साइकिल में होता क्या है, कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो पहले बात तो सेल डिप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल को भी सिंथेसाइज करता है, जैसे ऑर्गेनिल भी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिल भी बढ़ेंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, तो ये सेल साइकिल है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट इवेंचुअली डिवाइड अ सेल इनटू टू डॉटर सेल इज टर्म्ड सेल साइकिल। उसमें कौन कौन से इवेंट है? तो सेल का जीनोम का डुप्लीकेशन, ये सब चीज़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, और ये भी क्वेश्चन ना मैंने जब पूछा था तो गलत कर दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सेल ग्रोथ इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अजर्सन ये है कि सेल ग्रोथ इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। रीजन देता हूँ, इट अकॉर्स ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल ग्रोथ इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, अजर्सन है। रीजन है, इट अकॉर्स ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल, ट्रू और फॉल्स? अजर्सन और रीजन बताओ। तो देखो अजर्सन भी गलत है और रीजन भी गलत है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सेल ग्रोथ जो है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो हम हर फेज में सेल का ग्रोथ जो है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज और सेल का साइज जो है वो बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन और रीजन भी क्या बोला मैंने, इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक स्टेज। नहीं, अगर रीजन सही होता तो अजर्सन भी सही होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही होता, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है, दोनों ही अजर्सन रीजन दोनों ही गलत है। एक दूसरा क्वेश्चन, डीएनए सिंथेसिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स? तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डीएनए सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल में होता है, वो भी इंटरफेज में भी, एस फेज में स्पेसिफिकली ये डीएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब आगे क्या है, रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स जो है, रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम्स और डीएनए, क्रोमोजोम में ही डीएनए होता है, ठीक है। तो रेप्लिकेटेड जो डीएनए और क्रोमोजोम है आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि द रेप्लिकेटेड डीएनए इन सेल डिवीजन, द रेप्लिकेटेड डीएनए आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय जस्ट अ सिंपल इवेंट, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि एक इवेंट नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है।
और स्टेटमेंट 2 है कि द इवेंट्स ऑफ इसमें जो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट है जिससे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये डॉटर न्यूक्लियस, द इवेंट्स in which replicated chromosomes are distributed are not under genetic control, true or false? और जर्सन अगर मैं ऐसे दे दूं कि द इवेंट्स दैट डिस्ट्रीब्यूट द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट दैट डिस्ट्रीब्यूट रेप्लिकेटेड डीएनए टू डॉटर न्यूक्लियाई आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और मैं रीज़न दे दूं कि न्यूक्लियस इज क्या बोलूँ, न्यूक्लियस इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग एम फेज, ट्रू और फॉल्स? तो अदर्सन भी रीजन का स्टेटमेंट गलत हो जाए क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता है ड्यूरिंग एम फेज, लेकिन ये सारे इवेंट्स भी जेनेटिक कंट्रोल के अंदर रह होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो सोचो इस एक पैराग्राफ से भी हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, समझ रहे हो? तो देखो सेल ग्रोथ, अब ये स्टेटमेंट एसबीक्यू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। तो डीएनए तो होता है लेकिन सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब यहाँ पे टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है इलस्ट्रेटेड, हम ह्यूमन सेल को पहले कल्चर किए, उस कल्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, तब हम ये कर पाए कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल कैसा होता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, द ह्यूमन सेल्स इन कल्चर डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली 48 आवर, तो गलत हो जाए, क्यों? क्योंकि हर 24 आवर में डिवाइड करता है, ये डेटा डायरेक्ट ध्यान रहना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट वेरी फॉर ऑल सेल्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसे बोलूँ, द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बट रिमेन सेम फॉर ऑल सेल्स ऑफ अ सेम ऑर्गेनिज्म, ट्रू और फॉल्स? तो देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, इसमें देखो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इतना तक तो सही है, लेकिन ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, और मैंने क्या बोला, द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल रिमेन सेम फॉर ऑल सेल्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म, तो ये बात गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करते हैं। सिमिलरली ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 15 मिनट्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 19 मिनट्स में वो प्रोग्रेस करता है, 90 मिनट्स में, ठीक है। अब सेल साइकिल को कितने फेजेज में डिवाइड किया गया है? दो बेसिक फेजेज में डिवाइड किया गया, इंटरफेज और एम फेज, माइटोसिस फेज। अब देखो इंटरफेज को ना यहाँ पे बोला गया है रेस्टिंग फेज, तो ये बात हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंटरफेज में सेल का डिवीजन का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए हम रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है, देखो तो इंटरफेज जो है वो मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज भी है सेल साइकिल का, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, हम देखेंगे कि G1 फेज, इस फेज में, G2 फेज में कितने सारे सिंथेसिस हो रहे हैं, कितने सारे प्रोसेसर हो रहे हैं, यानी कि मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज जो है सेल साइकिल का वो इंटरफेज ही है, इन दोनों में से, ठीक है। और ये इंटरफेज जो है उसे रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय कुछ डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एम फेज जो है रिप्रेजेंट करता है फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। और इंटरफेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव मेटाफेज, ट्रू और फॉल्स? इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव मेटाफेज। तो बहुत लोग जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं कि इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, और एम फेज यहाँ पे माइटोसिस फेज है ना कि मेटाफेज, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। और जो 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल ह्यूमन सेल में, अगर मैं बोलूँ आउट ऑफ 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर अबाउट 4 आवर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन लास्ट करता है अबाउट एन आवर, ठीक है। अगर मैं पूछूँ इन ह्यूमंस या फिर नॉर्मली भी द इंटरफेज लास्ट लेस देन 75% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। तो ये डेटा ध्यान रखना है कि मोर देन 95%, 90 to 95% से ज़्यादा ही इंटरफेज का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब एम फेज जो है स्टार्ट किसके साथ होता है और एंड किसके साथ होता है? तो एम फेज स्टार्ट्स विथ डैश एंड एंड्स विथ डैश। तो स्टार्ट होगा किससे? तो कैरियोकाइनेसिस से, और एंड किससे होगा? तो साइटोकाइनेसिस से। तो यही ध्यान रखना है। तो एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम। तो कैरियोकाइनेसिस तो पहले सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम होगा, फिर दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, तो इसको क्या बोल रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ठीक है। एंड यूजुअली एंड किसके साथ होता है? तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, क्यों? इंटरफेज दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, भले ही इसे रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, लेकिन इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल जो है, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पहले प्रिपेयर करता हूँ, देखना मत आगे। इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच सेल प्रिपेयर्स फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ
cell growth and DNA replication in a disorderly manner. True or false? Interphase is the time when the cell prepares for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an disorderly manner. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरफेज में ना सेल प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। सही है क्या? दोनों सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज में दोनों होते हैं? हाँ, दोनों ही होते हैं। इन ऑर्डरली मैनर, एक ऑर्डरली मैनर में होता है, ठीक है, ना कि डिसऑर्डरली मैनर में। अब देखो इंटरफेज को डिवाइड किया गया 3 फर्दर फेजेज में। कौन से साइंटिस्ट थे? तो हॉवर्ड एंड पेल्क, पूरा नाम एल्मा हॉवर्ड एंड स्टीफन पेल्क, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा एक्स्ट्रा। पहला क्या है? पहला है G1 फेज, गैप 1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा जो है G2 फेज। और गैप 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइटोसिस और S फेज में क्या होता है? सिंथेसिस। आगे पढ़ेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो माइटोसिस और डीएनए के सिंथेसिस के बीच में जो पहला फेज है उसको गैप 1 बोल दिए, और माइटोसिस डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच में जो फेज है उसको G2 गैप 2 फेज बोल दिए। अब यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा देख लो, ठीक है। तो ये देख लो, ये G1 फेज है, ये पूरा, ये S फेज है, ठीक है, और ये G2 फेज है, और ये M फेज है, ठीक है। तो M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जो लिखा है ये पूरा माइटोसिस का फेज है। तो M फेज क्या है? माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज प्लस साइटोकाइनेसिस। तो M फेज में क्या है? माइटोसिस और प्लस साइटोकाइनेसिस दोनों, ठीक है। अब देखो पहले G1 फेज यहाँ से करते हैं। अब G1 फेज जो है वो क्या है? अगर मैं बोलूँ G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रू और फॉल्स? तो गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, नॉट एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और ड्यूरिंग G1 फेज में क्या होता है? द सेल इज, अगर मैं बोलूँ ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, ठीक है, ड्यूरिंग G1 फेज में, ठीक है। अगर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है तो कंटिन्यूअसली ग्रो क्यों करता, ठीक है। बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इन इट्स डीएनए। तो अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज एंड ऑल्सो रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एस फेज को और क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन जो है, डीएनए का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन कब होता है? तो एस फेज में। अब इस समय में क्या होता है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ड्यूरिंग एस फेज और सिंथेसिस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोजोम बोथ गेट्स डबल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो है वो डबल तो होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल जो है वो डबल तो होता है। अगर इनिशियल अमाउंट को सपोज तुम 2C बोलोगे तो बाद में जो सेल डिवीजन क्या बोलते हैं सिंथेसिस फेज के बाद जो है वो 4C हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर, इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो इफ द सेल हैड डिप्लॉयड नंबर अगर 2n है, क्रोमोजोम एट द G1 फेज में अगर 2n है, तो इवन S फेज के बाद भी जो है ये 2n ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ये क्यों होगा? हम आगे जब M फेज देखेंगे ना तो उसमें डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि क्यों हम इसे 2n ही बोल रहे हैं। अब देखो G1 फेज में ना, G1 फेज में क्या है कि क्या होता है? G1 फेज में ना मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ अगर कहीं होता है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक या सेल ग्रोथ, तो वो G1 फेज में होता है। अब कैसे होता है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिल इंक्रीज करते हैं इस फेज में, ठीक है, और सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक या सेल ग्रोथ आ जाए कि इन तीनों फेज में कब होता है? तो वो G1 फेज में होता है, ठीक है। अब इस फेज में हमने ये देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का देखो, डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन के लिए, ठीक है, उसको क्वाइलिंग के लिए तो जो प्रोटीन चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए जो है तो सिंथेसिस किस फेज में होगा? सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो है मेनली एस फेज में होता है, ठीक है। तो जब डीएनए रेप्लिकेट, जब नए नए डीएनए के पॉलीमर बनेंगे तभी उसको हमें कॉइल करने के लिए, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होगी। तो सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एस फेज में होगा, ठीक है। और G2 फेज में कौन से होंगे? अब G2 फेज के तुरंत बाद M फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो कि M फेज में स्पेशल मटेरियल का सिंथेसिस होता है जो कि M फेज में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन। अभी तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है साइटोस्केलेटन में कि माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से, ठीक है। तो स्पिंडल भी कौन फॉर्म करता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनता है, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस इस फेज में होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ आगे वाले पैराग्राफ से। इन प्लांट सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। इन प्लांट सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ये बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल में ही देखो सेंट्रोजोम किस में होता है? जनरली
सेंट्रोजोम जो है जनरली प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, तो उसका रेप्लिकेशन कैसे होगा? तो इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन होगा, बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इन प्लांट सेल ड्यूरिंग एस फेज ओनली डीएनए रेप्लिकेट, क्यों? क्योंकि सेंट्रोजोम होता ही नहीं है, सेंट्रोजोम डू नॉट रेप्लिकेट, क्यों? क्योंकि सेंट्रोजोम एब्सेंट ही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ सेम, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ड्यूरिंग G2 फेज में कौन से प्रोटीन्स, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया ट्यूबलिन प्रोटीन सिंथेसाइज होता है इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ा ध्यान रख लो कि रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, अब ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए क्या है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया में भी तुमने पढ़ा था कि स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। तो इनका जो डीएनए है ना वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, मे अकॉर इन एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो उन्हीं को हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए बोल रहे हैं। तो रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्टल डीएनए जो होता है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो ये है ये भी देख लेते हैं, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम? ये आंसर गलत हो जाएगा, नो, सभी सेल्स नहीं करते, कुछ परमानेंट सेल्स होते हैं, कुछ टेम्पररी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल? नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। कैन यू टेल द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द टिश्यूज हैविंग सेल्स एंड डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स में? तो हायर प्लांट्स में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ोगे, लेकिन इस चैप्टर में भी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में दिया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम जो होता है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? तो सिमिलर टू एनिमल्स में जो स्टेम सेल्स होते हैं जैसे बोन मैरो जो कि रेगुलरली आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज फॉर्म करते रहते हैं, तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। जैसे कुछ एडल्ट एनिमल्स में ना कुछ सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि हार्ट सेल और न्यूरॉन्स। हार्ट सेल और न्यूरॉन्स जो होते हैं ना एक बार एडल्ट फेज में आने के बाद वो कभी डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एडल्ट कार्डियोमायोसाइट्स यानी हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेल जो है वो ओकेजनली डिवाइड कर सकते हैं जब जरूरत पड़ी तो, टू रिप्लेस सेल्स, ठीक है। वैसे स्टेम सेल्स मैंने बताया जो रेगुलरली डिवाइड करके जो बोन मैरो होता है वो रेगुलरली डिवाइड करके डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज बनाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेल जो होते हैं वो जब इंजरी या सेल डेथ हो जाए उसके बाद जो है तब भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड those cells which do not divide further exit G1 phase to enter an active stage called quiescent stage. ध्यान से सुनना, those cells that do not divide further exit G1 phase to enter an active stage called quiescent stage of the cell cycle. ये ट्रू और फॉल्स है? तो देखो दो सेल्स जो डिवाइड नहीं करते वो एग्जिट करते G1 फेज के टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज, नॉट एक्टिव, मैंने इनएक्टिव को एक्टिव में चेंज कर दिया, कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्वेसेंट स्टेज जो होता है वो रिवर्सिबल होते हैं, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सेल्स इन दे, अब देखो इन सेल में जो है अब इनएक्टिव क्यों बोला है? क्योंकि ये जो है प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं इसलिए इसे इनएक्टिव बोला गया। लेकिन क्या वो कंप्लीटली इनएक्टिव होते हैं? नहीं, सेल्स जो होते हैं क्वेसेंट स्टेज में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोलिफरेट नहीं कर सकते हैं। प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, अनलेस जरूरत पड़े, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, ठीक है। जब तक जरूरत ना पड़े तब तक नहीं करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, जो लीवर सेल्स हैं वो नॉर्मली क्वेसेंट स्टेज में रहते हैं, लेकिन जब तक इंजरी ना हो तब तक ये जो है, या फिर सेल डेथ ना हो, लीवर के सेल जो है मरे ना, तब तक ये डिवाइड नहीं करते हैं। अब तुमने सोचा होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट में ना सुना होगा कि थोड़ा सा भी अगर लीवर दे दो तो पूरा रीजनरेट कर जाता है, क्यों? क्योंकि वो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ट जो है, तुमने सुना हार्ट अटैक में क्या होता है या कार्डियक अरेस्ट में, उसमें एक बार जो एक पार्ट डेड हो गया तो डेड हो गया, क्योंकि रीजनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा एनिमल्स में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सेल्स। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल विदाउट एनी एक्सेप्शन मैंने ऐड किया है। तो क्या कोई एक्सेप्शन नहीं है? कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि तुमने सुना होगा जो बीज होते हैं ना उसमें 3 टाइप के बीज होते हैं, क्वीन बी, वर्कर बी और हनी बीज। तो जो क्वीन बी होती है ना उसका जब एग बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाए,
ठीक है। तब ये मेल बीज बनते हैं, मेल हनी बीज बनते हैं, या फिर उन्हीं को ड्रोन बीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें अगर मान लो एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ही ग्रो किया है, यानी हैप्लॉइड ही रहेगा, तो उनका बॉडी कैसे बना है, हम मेल हनी बीज का बॉडी कैसे बना है, वो यानी वो हैप्लॉइड सेल के ही माइटोसिस से, यानी सारे एनिमल सेल में तो ये बात सही नहीं है। विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर मैं लिख दूँ तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लांट जो है, प्लांट में माइटोटिक डिवीजन जो है दोनों ही हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल भी पढ़ते हैं। अगर तुमने प्लांट किंगडम पढ़ा है तो उसमें देखे होगे कि जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो वो हैप्लॉइड होते हैं लेकिन वो माइटोसिस से फॉर्म गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो यही फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, प्लांट में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई प्लांट स्पेसीज एंड स्टेजेज एट विच मियोसिस इन सीन इन सच प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जो तुम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की एग्जांपल ध्यान में रख सकते हो कब ये करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है कि अनियन रूट टिप सेल में अगर मान लो इसमें 16 क्रोमोजोम है हर सेल में, कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोजोम्स द सेल हैज एट G1 में, तो G1 में 16 ही होंगे, एस फेज में भी 16 ही होंगे, आफ्टर एम फेज, एम फेज में तो डिवाइड हो ही चुका है तब भी 16 ही होंगे, लेकिन डीएनए कंटेंट G1 में 2C होगा। ठीक है, एस फेज में कितना होंगे 4C और G2 फेज में 4C। ठीक है, इफ़ द कंटेंट आफ्टर द एम इज 2C, अगर इनिशियल कंटेंट जो होता है हम लेके चल रहे हैं 2C है तो। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। उसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं तुम्हें बता देता हूँ चेक पॉइंट के बारे में। ठीक है, ये चेक पॉइंट क्या होते हैं, तो देखो चेक पॉइंट जो है ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स हैं सेल साइकिल में जहाँ पे स्टॉप एंड गो अहेड सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, मतलब अगर वहाँ पे स्टॉप सिग्नल आया तो सेल साइकिल उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, गो अहेड सिग्नल मिलेगा तभी वो आगे के फेजेज में मूव कर सकता है। तो कंट्रोल पॉइंट्स वेयर स्टॉप एंड गो अहेड सिग्नल्स कैन रेगुलेट द साइकिल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना, ये जो चेक पॉइंट्स है वो स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन से रेगुलेटेड होते हैं। तो रन बाई स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन, ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स कौन कौन से, तो एक साइक्लिन प्रोटीन है और एक काइनेज प्रोटीन है। ये जो काइनेज है ना इसी साइक्लिन पे डिपेंडेंट है, तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो 2 प्रोटीन तुम्हें याद रखने हैं जो इस चेक पॉइंट को रेगुलेट करने का काम करते हैं, एक साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ठीक है, अब ये चेक पॉइंट्स है कौन कौन से, तो देख लो ये चेक पॉइंट है, एक तो G1 चेक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे चेक होगा कि अच्छा सेल को आगे हम बढ़ने दिया जाए कि नहीं। ठीक है, इस फेज को एस फेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा G2 चेक पॉइंट, यहाँ पे चेक होगा कि आगे एम फेज में सेल को जाना चाहिए कि नहीं, और एम के अंदर भी एक चेक पॉइंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो G1 से एस चेक पॉइंट में क्या क्या चेक होगा, जैसे अब ये G1 से चेक पॉइंट किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होगा कि सेल का साइज तो सही है या नहीं है। ठीक है, कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है जिसका हम रेप्लिकेशन करने वाले हैं, कोई न्यूट्रिएंट का इशू तो नहीं है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी तो नहीं है, ग्रोथ फैक्टर है या नहीं है, इस पर डिपेंड कर जाता है कि G1 से सेल जो है वो एस फेज में जाएगा नहीं। G2 से एम में जो जाएगा वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, तो वो भी सेल साइज से, वो भी डीएनए डैमेज है या नहीं, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं वो G2 से M चेक पॉइंट पे होगा। अगर मैं बोलूँ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस G1 चेक पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस G1 चेक पॉइंट, ऑप्शन ए दे दूँ सेल साइज, ऑप्शन बी दे दूँ डीएनए डैमेज, ऑप्शन सी दे दूँ ग्रोथ फैक्टर, ऑप्शन डी दे दूँ डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन G1 में तो डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं हुआ है, तो ये फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा G1 को। ठीक है, अब देखो जैसे अब देख लो यहाँ पे, अब देखो G1 में क्या होगा, अगर मान लो ये गो अहेड सिग्नल नहीं रहा। ठीक है, G1 में गो अहेड सिग्नल नहीं हुआ तो सेल एग्जिट कर जाएगा सेल साइकिल और एंटर कर जाएगा G0 में, जो कि एक नॉन डिवाइडिंग स्टेट है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी लिखा है कि सेल जो है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, वो नॉन डिवाइडिंग स्टेट की जगह इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है। ठीक है, अगर मान लो सेल को गो अहेड सिग्नल मिला तभी सेल जो है आगे चल के सेल साइकिल में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके अलावा एम चेक पॉइंट क्या है वो देख लो। अब एम में ना तुम आगे चल के पढ़ोगे कि बहुत सारे फेजेज है, ये प्रोफेज, फिर से ये मेटाफेज, ये सब। तो मेटाफेज, जब प्रोफेज से मेटाफेज में जब ट्रांजिशन हो रहा होता है ना तो उसको प्रो मेटाफेज बोल रहे हैं। ठीक है, अर्ली मेटाफेज भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है ना कि जो ये सेंट्रोजोम है वहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोजोम के इससे काइनेटोकोर से अटैच होता है, सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर्स प्रोटीन होते हैं तो उससे अटैच होता है। सपोज मान लो हमारे में 46 क्रोमोजोम है, लेकिन कुछ 1 या 2 क्रोमोजोम से जो है वो अटैच नहीं हो पाया स्पिंडल फाइबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल जो है वो एक स्टॉप सिग्नल का काम करेगा। ठीक है, तो बोला अ सेल इन माइटोसिस रिसीव्स स्टॉप सिग्नल व्हेन एनी ऑफ इट्स क्रोमोसोम आर नॉट अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो जैसे ही हम एमफेज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर माइटोसिस जो है वो रिसीव करेगा स्टॉप सिग्नल जब कोई भी क्रोमोजोम जो है, मतलब सारे में से अगर एक भी क्रोमोजोम अगर अटैच नहीं हुआ है तो वो एक स्टॉप सिग्नल है। ठीक है, जब ऑल क्रोमोजोम अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर से फ्रॉम बोथ पोल
तो वो गो हेड सिग्नल का काम करेगा, अलाउ द सेल टू प्रोसीड इनटू एनाफेज, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो G2 to M चेक पॉइंट है, देखो ये सारे ही चेक पॉइंट जो होते हैं वो रेगुलेटेड होते हैं साइक्लिन एंड CDK, लेकिन हम G2 और M चेक पॉइंट को ना अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे साइक्लिन और CDK से इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे G1 का भी मैं तुम्हें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस का नाम बता सकता हूँ कि CDK 2, 4, 6 जो है G1 को रेगुलेट करता है, ठीक है। वैसे ही G2 का भी, लेकिन वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। लेकिन G2 to M में ना थोड़ा समझ अच्छा करने के लिए देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो इसमें क्या है ना, ये एक साइक्लिन प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस ड्यूरिंग एस फेज और G2 फेज में होता है। ये साइक्लिन प्रोटीन है और ये काइनेज प्रोटीन है। CDK इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये काइनेज प्रोटीन क्या करता है ना, दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। लेकिन ये एक्टिवेट खुद कब एक्टिवेट होता है, जब ये खुद साइक्लिन से अटैच होता है, ठीक है। तो देखो जनरली क्या होता है कि जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस है वो इनएक्टिव रहता है जब तक ये साइक्लिन से बाइंड ना करें। तो ये पहले, अब देखो इसका साइक्लिन का सिंथेसिस कब हो रहा है, एस और G2 फेज में। तो जैसे जैसे G2 फेज में और एस फेज में साइक्लिन का क्या बोलते हैं सिंथेसिस होगा, तो साइक्लिन और जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है CDK और साइक्लिन जो है वो बाइंड करके MPF बनाएंगे। MPF क्या है, मैचुरेशन प्रोमेटिंग फैक्टर। ये MPF जो है, जब तक ये इनफ मॉलिक्यूल ऑफ MPF फॉर्म नहीं हो जाता तब तक ये G2 से सेल जो है आगे M फेज में नहीं जा सकता है। तो देख लो जब सेल कंबाइन करता है CDK के साथ और प्रोड्यूस क्या करता है MPF, व्हेन इनफ MPF मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट द सेल पासेस द G2 चेक पॉइंट एंड बिगिंस माइटोसिस, ठीक है। जब इनफ MPF मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तभी सेल जो है G2 चेक पॉइंट को पास करेगा और बिगिन करेगा माइटोसिस। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो, अब जब इनफ मॉलिक्यूल MPF के बन गए, ठीक है, तो सेल M फेज में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही एना फेज में जो है वो क्रोमोजोम का सेपरेशन हो जाएगा तो ये साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा। CDK नहीं, लेकिन साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा। फिर से ये साइक्लिन कब प्रोड्यूस होगा, ड्यूरिंग एस फेज और G2 फेज में, ठीक है। तो अब देख लो इसको साइक्लिन प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका साइक्लिक सिंथेसिस हो रहा है, ड्यूरिंग एस फेज में स्टार्ट हो रहा है और G2 फेज तक, इसलिए बोल रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस और साइक्लिन कैसे जो है वो क्या बोल रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा तो देखो कुछ नहीं है। अब देखो तुम्हें क्या ये बातें एक्स्ट्रा है, ये बातें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। G1 चेक पॉइंट में सेल जो है किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपको साइज अच्छा नहीं है तो DNA डैमेज तो नहीं है, न्यूट्रिएंट और ग्रोथ फैक्टर से अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली G2 में भी सेम चीज़ें, सेल साइज और सेल DNA डैमेज और कहीं DNA रेप्लिकेशन जो है वो सही से हुआ है नहीं इससे, तो ये तो एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा बस इतना जानना है कि जो चेक पॉइंट है वो किन से रेगुलेट होते हैं। तो दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। बाकी ये सब तो मैंने समझने के लिए बताया, तुम्हें याद तो बस इतना ही रखना है कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस जो है उनसे वो रेगुलेट होते हैं। और G2 to M चेक पॉइंट पे खास तरह के MPF बनते हैं, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। तो तीन ही वर्ड तो एक्स्ट्रा जानना है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं M फेज पे। M फेज, अब देखो M फेज में ये टर्म जो है माइटोसिस, पहली बात तो माइटोसिस टर्म कॉइन किसने किया था, तो ये वॉल्टर फ्लेमिंग है। ये वही वॉल्टर फ्लेमिंग है जो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इन्होंने क्रोमेटीन टर्म भी कॉइन किया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि M फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटरफेज इन्वॉल्व्स अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स? इंटरफेज इन्वॉल्व्स अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो M फेज है ये M फेज इन्वॉल्व कर रहा है मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे वर्चुअली ऑल कंपोनेंट क्यों लिखा है, सिर्फ ऑल कंपोनेंट क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे लिख सकता था ना मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल, नॉट वर्चुअली। तो वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल इसलिए लिखा है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट या प्रैक्टिकली ऑल कंपोनेंट। लेकिन क्या एक्चुअल में सारे कंपोनेंट का मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है? नहीं। जैसे कुछ राइबोसोम्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं जो ज्यों का त्यों ही रह जाते हैं, जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं, बस उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इसलिए इसने लिखा है कि वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो ये बात समझ गया होगा, ठीक है। एक AR क्वेश्चन पूछता हूँ, माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, और मैं रीजन दे देता हूँ, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज डिफरेंट। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, रीजन दे रहा हूँ, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज डिफरेंट। तो देखो अजॉर्सन तो ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोल रहे हैं, लेकिन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल जो होता है वो सेम होता है, डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोल देता रीजन में, अगर मैं ये देता हूँ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज सेम, तो रीजन करेक्ट हो जाता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाता, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, ट्रू और फॉल्स? माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाता, क्यों? क्योंकि माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ
कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन, ना कि साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसलिए एक और क्वेश्चन इसमें सेम पूछा जा सकता है, माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये क्या सही होता है या गलत? ये भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि 4 स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, नॉट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को कोई स्टेज में ऐसे नहीं बांटा है, ठीक है। एक एआर क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, ठीक है। सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, असर्शन है। रीजन अगर मैं दूं, अ वेरी क्लियर कट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, और मैं अगर बोलूँ, अ वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन और सेल साइकिल। तो बताओ, अजर्सन तो सही है, ठीक है, सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, लेकिन अ वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस। वेरियस स्टेजेस के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं बोल सकते कि अच्छा इसी पॉइंट से जो है वो दूसरा फेज स्टार्ट हो गया या तीसरा फेज स्टार्ट हो गया, तो वेरी क्लियर कट लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो रीजन जो है वो गलत हो जाएगा। अगर मैं सेम बात बोल देता, अ वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि हाँ रीजन भी है, सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। अब देखो कौन कौन से 4 फेज में कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। अब आ जाओ प्रोफेज में, ठीक है। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। ऑप्शन ए दे दूं इंटरफेज, ऑप्शन बी दे दूं प्रोफेज, ऑप्शन सी दे दूं मैं मेटाफेज। विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। तो पहले लाइन से ही क्वेश्चन है, प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। प्रोफेज फॉलोज, अगर मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दूं, प्रोफेज फॉलोज SN-G2 फेज ऑफ इंटरफेज। ट्रू और फॉल्स? ट्रू हो जाता, क्यों? क्योंकि हाँ प्रोफेज जो है फॉलो कर रहा है SN-G2 फेज के बाद ही आ रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इन SN-G2 phase the new DNA molecule formed are distinct and intertwined. In SN-G2 phase the new DNA molecules are distinct and intertwined. ट्रू और फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SN-G2 फेज में जो नया DNA मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट नहीं होता है, लेकिन इंटरट्वाइंड होता है, मतलब वो सेम जो क्रोमेटिन है उसी से अटैच रहता है। या हम आगे देखेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड है मेटाफेज में, ठीक है, इसमें भी इंटरट्वाइंड होता है, ठीक है। प्रोफेज में भी सिस्टर क्रोमेटिड दिखते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोफेज इज मार्क्ड बाई एंड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। ट्रू और फॉल्स? प्रोफेज इज मार्क्ड बाई एंड ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेज जो है वो मार्क्ड बाई इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। एक्चुअली प्रोफेज स्टार्ट ही तब उसे होता है जब जो क्रोमोजोम का मटेरियल है, क्रोमेटिन है, वो कंडेंस होना जब स्टार्ट कर देते हैं, तब हम बोलते हैं प्रोफेज स्टार्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम्स टैंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम्स टैंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोजोमल मटेरियल अनटैंगल हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। इसको ऐसे समझो, जो क्रोमेटिन है ना वो समझ लो कि मांझा है, जो पतंग उड़ाने का जो मांझा होता है ना वो ऐसे बिखरा हुआ है, वो सारा जो धागा है एकदम उलझा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब तुम उसको लटाई में अच्छे से लपेट लेते हो तो समझ लो कि वो कंडेंस हो गया। तो मतलब सेम मांझा जो तुम इतने एरिया में ऐसे बिखेर कर रखोगे, इसको एकदम छोटे से मतलब लटाई के छोटे से एरिया में भी उसको पैक कर सकते हो, ठीक है। तो क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल, यानी जब क्रोमोजोम कंडेंस हो रहा है तो वो अनटेंगल हो रहा है, ना कि टेंगल। टेंगल मतलब उलझना। तो क्रोमोजोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल, ये ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ क्रोमोजोमल मटेरियल, कितने लोग अंग्रेजी की वजह से इसमें गलत कर देंगे, ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट बस बन के आ गया तो, ठीक है। अब देखो मैं पूछता हूँ, द सेंट्रोजोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ड्यूरिंग विच फेज सेंट्रोजोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ऑप्शन ए दे देता हूँ इंटरफेज, ऑप्शन बी दे देता हूँ, ऑप्शन ए मैं G2 फेज दे रहा हूँ, ऑप्शन बी दे रहा हूँ प्रोफेज, ऑप्शन सी दे रहा हूँ मेटाफेज, ऑप्शन डी एनाफेज। तो एक्चुअल में सेंट्रोजोम, अब सेंट्रोजोम डुप्लीकेट कब हुआ था तो तुम्हें पता है, डुप्लीकेशन हुआ था एस फेज के दौरान। एस फेज कौन सा? इंटरफेज का एस फेज। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, यानी सेंट्रोजोम कब मूव करना स्टार्ट करता है तो एस फेज में, प्रोफेज में मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज जो है मार्क्ड बाई कौन कौन से पॉइंट्स है जिनसे कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो उसमें मैं अगर मैं मान लो मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाई फॉलोइंग इवेंट, और लास्ट में दे दे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देगा, 7-8 स्टेटमेंट दे देगा, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ए बी सी, ओनली ए डी आर करेक्ट। तो इस टाइप में ऐसे बन सकता है। तो एक मैं स्टेटमेंट पूछता हूँ, क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म लूज माइटोटिक क्रोमोजोम। ट्रू और फॉल्स?
क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म लूज माइटोटिक क्रोमोजोम, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए, क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम फॉर्म करता है क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस करके, ठीक है। उसके बाद में बोलूँ, क्रोमोजोम्स आर सीन टू बी इन प्रोफेज, क्रोमोजोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 4 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। Chromosomes in prophage, chromosomes are seen to be composed of 4 chromatids attached together at the centromere. True or false? False हो जाएगा, क्यों? क्योंकि chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रोजोम जो है वो कब डुप्लीकेट करता है? हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, वो भी एस फेज में वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। आगे हमने देख लिया है, ठीक है। मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखो, ईच सेंट्रोजोम, हर सेंट्रोजोम जो होता है वो रेडिएट आउट करता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल तुमने कहाँ पढ़ा था? पिछले चैप्टर के साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना होता है? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के सब यूनिट जो है मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो इच जो हर सेंट्रोजियम है वो रेडिएट आउट करता है क्या? तो माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एस्टर, ठीक है। सेंट्रोजियम 2 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल जो है रेडिएट करता है, एक एस्ट्रल रेज, ठीक है, एस्टर्स, और दूसरा स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो जो 2 एस्टर रेज है टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर वो क्या फॉर्म करेंगे? माइटोटिक अपैरेटस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ओनली एस्टर रेज फॉर्म माइटोटिक अपैरेटस, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 एस्टर रेज जो है वो भी और प्लस स्पिंडल फाइबर जो है वो दोनों मिलकर माइटोटिक अपैरेटस फॉर्म कर रहे हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये देख रहे हो, ये है सेंट्रोजोम, और ये जो तुम्हें रेज दिख रहे हैं टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटवर्ड में जो ग्रो करते हुए माइक्रोट्यूब्यूल देख रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको हम एस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों एस्टर, दोनों सेंट्रोजोम का दोनों एस्टर, और ये जो टुवर्ड्स इनवर्ड ग्रो कर रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है इनको स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर और दोनों एस्टर मिलके क्या बना रहा है? माइटोटिक अपैरेटस बना रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो इसमें, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। अब देखो, सेल्स जो है एट द एंड ऑफ प्रोफेज में, अगर मैं बोलूँ एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन सेल्स व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप वी कैन सी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए, क्यों? क्योंकि जब एट द एंड ऑफ प्रोफेज में आओगे तो जो माइक्रोस्कोप के अंदर तुम्हें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ, तुमने एस्टर समझ लिया क्या है? ये जो सेंट्रोजोम जो है वो आउटवर्ड में जो ऐसे जो शॉर्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसको एस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। और जो इनवर्ड में थोड़ा लार्जर लॉन्गर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो बना रहे हैं, वो स्पिंडल फाइबर उसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एस्टर के बेसिस पे ना हम 2 टाइप के माइटोसिस को डिवाइड कर सकते हैं। माइटोसिस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि किसी में एस्टर फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो पहला हो गया एस्ट्रल माइटोसिस और एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। अब देखो, एस्टर फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी है कि तुम्हारे पास सेंट्रोजोम होना चाहिए। तो सेंट्रोजोम तुम्हें पता है कि सिर्फ एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में यूजुअली एब्सेंट होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में जो है वो सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन मैंने बताया था, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में। तो एस्ट्रल माइटोसिस जो है और एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस जो है वो किन में देखने को मिलेगा? जिसमें एस्टर फॉर्म हो। तो एस्टर किस में फॉर्म होते हैं? एनिमल सेल्स में। अब एन एस्ट्रल माइटोसिस क्या है? एनाइसल माइटोसिस वो है जिसमें माइटोसिस हो विदाउट एस्टर, एस्टर के बिना ही माइटोसिस हो, उसमें एस्टर फॉर्मेशन ना हो। तो ऐसे कौन से हैं? प्लांट सेल में जो है सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, इसलिए एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन नोट करो, अगर क्या सेंट्रोजोम नहीं होता है तो क्या उसमें स्पिंडल फॉर्मेशन भी नहीं होता है? तो स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो होता है, स्पिंडल फाइबर और अपैरेटस फॉर्म होता है इवन इन प्लांट सेल, लेकिन एस्टर नहीं होता है। देखो, प्लांट सेल में दूसरे तरीके से, सेंट्रोजोम की हेल्प से नहीं, लेकिन दूसरे मेथड से स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। तुम्हें पढ़ना नहीं है लेकिन उसमें होता है, ये बात ध्यान रख लेना कि स्पिंडल फाइबर उसमें भी फॉर्म होते हैं, लेकिन उसमें सेंट्रोजोम की हेल्प से नहीं, किसी दूसरे तरीके से जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, ठीक है, ताकि वो ये सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट कर सके, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस क्या क्या है। तो पहला मॉडिफिकेशन ये है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या है कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है लेकिन उसके बाद जो सेल का डिवीजन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अगर कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। और इसमें क्या होता है कि जब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज कर जाता है, मतलब एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो जाएंगे। एग्जाम्पल तुमने पढ़ा है SRFP में कि लिक्विड इंडोस्पर्म जो होता है ना, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, ठीक है, कोकोनट के लिक्विड इंडोस्पर्म में। उसके बाद आ जाते हैं हम इंडोमाइटोसिस में। अब इंडोमाइटोसिस क्या चीज़ है? तो देखो, इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम जो है वो डुप्लीकेट होते हैं एस फेज में, और ये माइटोसिस एम फेज में इंटर भी करते हैं लेकिन अक्सर सेपरेट
कर जाते हैं, ठीक है। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम है वो सेपरेट तो होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर का डिवीजन नहीं होता है, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता है। अब सपोज क्रोमोजोम बना, सेपरेट तो हो गया, लेकिन न्यूक्लियस जो है एक से ज़्यादा नहीं बने, तो क्या अराइज हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अराइज हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन क्या होता है, जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम का सेट जो है ना तुम्हारे में से ज़्यादा हो जाए, जैसे हमारे में 2n कितना है 46 है जाए, अगर किसी सेल में सपोज 92 बन गया तो वो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं, मतलब जितना क्रोमोजोम होना चाहिए अगर उससे ज़्यादा है तो उसको पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं। अब देखो प्लांट में ना ये जो केमिकल है कॉल्सीचिन, ठीक है, कॉल्चिसिन जो केमिकल है वो इंड्यूस कर देता है प्लांट में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, ठीक है। ये करता क्या है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन को इनिबिट कर देता। अगर स्पिंडल फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर न्यूक्लियस बनेंगे नहीं एक से ज़्यादा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी जो है वो कंडीशन ये हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन इसमें इंड्यूस हो जाता है। अब इंडो रीडुप्लीकेशन क्या होता है, इसमें भी क्रोमेटिड जो है वो रेप्लिकेट होते हैं, यानी क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन इसमें भी होता है, लेकिन क्रोमेटिड इसमें सेपरेट नहीं होते। क्यों, क्योंकि सेल जो होता है वो स्किप कर देता है एम फेज इंटायरली, यानी सेल कभी एम फेज में इंटर ही नहीं करता है, ठीक है। अगर इंटर ही नहीं करेगा तो वो जो क्रोमेटिन है वो सेपरेटेड नहीं रहे, क्रोमेटिड जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेटेड नहीं होंगे। जब सेपरेटेड नहीं होंगे तो वैसे को क्या बोलते हैं, पोलाइटीन क्रोमोजोम, पोलाइटीन क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये कहाँ देखने को मिलता है, ये सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफाइला में, ठीक है, इंसेक्ट में सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफाइला। तो इसमें एक पीवाईक्यूज भी आ चुका है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें पूछा था पोलाइटीन क्रोमोजोम और उसके साथ दे दिया था पोलाइटीन क्रोमोजोम, इसमें एम्फीबियन में शायद फ्रॉग में दिया था, ठीक है, लेकिन नहीं, ड्रोसोफाइला में देखने को मिलता है, वो भी उसके सलाइवरी ग्लैंड में। अब आ जाओ अमाइटोसिस क्या होता है। अब देखो अमाइटोसिस जो है ना ये प्रिमिटिव डायरेक्ट डिवीजन है। अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा इलोंगेट करेगा, सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ऐसे जैसे ऐसे है तो कॉन्स्ट्रिक्ट किया और फिर से दो न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि सेल न्यूक्लियस इलोंगेट किया, सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्ट किया और दो न्यूक्लियस बन गए, तो इसके अंदर जो क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब क्योंकि यहाँ पे तो कोई स्पिंडल फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, तो इसमें जो क्रोमोजोम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो सकता है, किसी में 2 आ जाए, किसी में 3 आ जाए। तो इस वजह से जो दो डॉटर सेल है वो आइडेंटिकल नहीं भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसलिए बोल सकते हैं 2 डॉटर सेल मे नॉट बी आइडेंटिकल। एग्जाम्पल तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, अब तुम्हें पता है ये कि पैरामेशियम जो है वो बाई न्यूक्लिएट होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और माइक्रोन्यूक्लियस। तो इसका मैक्रोन्यूक्लियस जो है ना वो इसी अमाइटोसिस से डिवाइड करता है, ठीक है, जिसमें वो डायरेक्ट इलोंगेट करके डिवाइड कर जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं मेटाफेज में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूं मैं, द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाए, क्यों, क्योंकि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, द इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप marks the start of metaphase of mitosis. The incomplete disintegration of nuclear envelope marks the start of metaphase of mitosis. True or false? False हो जाए, क्यों, क्योंकि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है तभी हम मानते हैं कि ये जो है मेटाफेज में इंटर कर गया है, ठीक है। अब मान लो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूट चुका है, तो क्रोमोजोम कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए बोला क्रोमोजोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इस स्टेज से क्रोमोजोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बाय विच स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड। ऑप्शन ए, बाय विच स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड। ऑप्शन ए मैं दे रहा हूं इंटरफेज, ऑप्शन बी में दे रहा हूं प्रोफेज, ऑप्शन सी दे रहा हूं मेटाफेज, ऑप्शन डी जो दे रहा हूं एनाफेज। तो बाय विच स्टेज, तो बाय मेटाफेज जो है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम किस में स्टार्ट होता है, तो प्रोफेज में, लेकिन कंप्लीट किस फेज तक होता है, तो मेटाफेज तक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ऑब्जर्व भी हम कर सकते हैं जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ड्यूरिंग विच स्टेज द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम या नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। ड्यूरिंग विच स्टेज द नंबर एज वेल एज मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम और इवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम मोस्ट इजीली स्टडी किया जाता है, तो वो यही से है, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, ड्यूरिंग विच स्टेज द शेप ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड, ठीक है, ड्यूरिंग विच स्टेज द शेप ऑफ क्रोमोजोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड, तब ये ध्यान रख लेना यहीं पे कि शेप ऑफ क्रोमोजोम बेस्ट स्टडी कब होता है, एनाफेज में। जैसे वी शेप का हो सकता है, जे शेप का हो सकता है, आई शेप का हो सकता है क्रोमोजोम, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एम से याद रख सकते हो कि एम से मेटाफेज होता है, एम से मॉर्फोलॉजी आ गया तो ये, ठीक है।
और नंबर भी एक्चुअली में अगर पूछ लेना कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम बेस्ड स्टडी किस में होता है, तो इसी में। क्यों? क्योंकि एनाफेज में अगर मान लो तुमको क्या डाउट होगा कि एनाफेज में होगा या मेटाफेज में, तो मेटाफेज में ये सेपरेटेड नहीं है ना, तो मेटाफेज में ज़्यादा अच्छे से गिन सकते हो। और एनाफेज में ना शॉर्टेस्ट टाइम होता है, मतलब ये शॉर्टेस्ट फेज होता है माइटोसिस का, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही चलता है, तो इसमें गिनना मुश्किल है, ठीक है। और प्लस उसमें सेपरेट भी हो रहे होंगे ना, तो हो सकता है तुम डबल काउंट कर लो क्रोमोजोम को, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो भी सबसे बेस्ट स्टडीड किस में होता है? मेटाफेज में ही, ठीक है। अब बताओ एक और क्वेश्चन है। अब देखो ड्यूरिंग मेटाफेज, अगर मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिव्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ट्रू और फॉल्स? ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिव हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, ये सही है। मेटाफेज में ये अलग नहीं होते हैं, तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिव जो होता है वो एक साथ रहते हैं, सेंट्रोमियर उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। In the centromere, in the center of centromere, a disc-shaped proteinaceous structure is present called kinetochore. In the center of centromere, a disc-shaped proteinaceous structure is present called kinetochore. True or false? ये देखो डिस्क, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो है सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या ये सेंटर में होता है? नहीं, सेंटर ऑफ सेंट्रोमियर में नहीं, साइड ऑफ सेंट्रोमियर में। ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, वहां पे लिखा है कि साइड ऑफ सेंट्रोमियर में जो है वो काइनेटोकोर्स होता है। अब इस काइनेटोकोर से क्या होता है? ये काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एस्टर रेज, या एस्टर बोल दूं। अगर मैं बोलूँ काइनेटोकोर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एस्ट्रल रेज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ एस्ट्रल रेज नहीं, ये एस्टर नहीं, स्पिंडल फाइबर से अटैच करता है टू द क्रोमोजोम, ठीक है। और इसका काम क्या है? जब अटैच हो जाएगा तो जितने भी क्रोमोजोम है उसको सेंटर ऑफ द सेल में लाना, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल। तो मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोजोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। मेटाफेज में क्या होता है? जितने भी क्रोमोजोम है वो आते हैं ये स्पिंडल फाइबर की मदद से सेंटर में आके लाई करते हैं, विथ 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल। एक पोल से जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोजोम के एक काइनेटोकोर से अटैच करेगा। अपोजिट पोल का जो देखो यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर आया एक पोल से, वो एक काइनेटोकोर से अटैच हुआ, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो है वो काइनेटोकोर है, ठीक है। तो काइनेटोकोर से अटैच हुआ, फिर अपोजिट पोल के से स्पिंडल फाइबर आया, वो अपोजिट वाले काइनेटोकोर से अटैच हो गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, ये देख सकते हो ये, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। द लाइन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेज प्लेट। The line of alignment of chromosome at metaphase is referred to as metaphase plate. True or false? False हो जाए। क्यों? क्योंकि line of alignment को हम metaphase plate नहीं बोलते, plane of alignment को, ठीक है। The plane of alignment of metaphase जो है, the plane of alignment of chromosome at metaphase, उसको metaphase plate बोलते हैं। कैसे? अब देखो थोड़ा ये वाला डायग्राम देखो, ये मेटाफेज का ही है। अब देखो क्या ये एक लाइन में है? एक क्रोमोजोम यहाँ, एक क्रोमोजोम यहाँ, एक क्रोमोजोम यहाँ, एक क्रोमोजोम यहाँ है सपोज, तो ये सब एक प्लेन में है, लेकिन एक लाइन ऑफ अलाइनमेंट में नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। एक प्लेन ऑफ अलाइनमेंट में जो क्रोमोजोम लाई कर रहे हैं मेटाफेज में, उसको हम मेटाफेज प्लेन बोल रहे हैं। तो अगर मैं प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को लाइन ऑफ अलाइनमेंट बोल दूं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो लाइन नहीं है। अब स्पिंडल फाइबर, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि स्पिंडल फाइबर अटैच करता है काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोजोम, ठीक है। हाँ, स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोजोम से अटैच हो रहा है, देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्रोमोजोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स, ठीक है। तो क्रोमोजोम जो है वो मूव किया जा रहा है स्पिंडल इक्वेटर तक एंड अलाइन कर दिया जा रहा है अलोंग मेटाफेज प्लेट में थ्रू स्पिंडल फाइबर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पिंडल इक्वेटर क्यों नहीं लिखा है? यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेटर ऑफ द सेल क्यों लिखा है? मतलब स्पिंडल इक्वेटर क्यों लिखा है, इक्वेटर ऑफ द सेल क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये देखो, ये जो है सेंट्रोजोम है, तो इनके बीच जो इक्वी डिस्टेंस है ना, उसको हम स्पिंडल इक्वेटर बोल रहे हैं। तो स्पिंडल इक्वेटर जो है ना वो मोर करेक्ट वर्ड है मेटाफेज प्लेट के लिए, इसलिए स्पिंडल इक्वेटर बोल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एनाफेज क्या है? पहली बात तो बता दिया, शेप ऑफ द क्रोमोजोम बेस्ट स्टडी इसी में होता है, जैसे वी शेप हो सकता है, जे शेप, आई शेप के हो सकते हैं, और शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस भी है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split but not simultaneously. At the onset of anaphase, each chromosome, देखो अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो तुम एनसीईआरटी अपना मत देखना, ठीक है, या फिर मेरा भी। At the onset of anaphase,
ईच क्रोमोजोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट बट नॉट साइमल्टेनियसली, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑनसेट ऑफ एनाफेज में ईच क्रोमोजोम जो मेटाफेज में प्लेट पे है वो स्प्लिट करता है और साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि एक क्रोमोजोम जो है वो अभी किया या फिर एक और दूसरा क्रोमोजोम आधे घंटे बाद जो है वो स्प्लिट करेगा, ऐसा नहीं। ये प्रोसेस ही बहुत छोटा है ना, 2 से 3 से 4 मिनट में ये स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ही होता है, एकदम मतलब लिटरल सेंस में नहीं है कि मतलब एक साथ ही सब एकदम कर गए, लेकिन बहुत जल्दी सब साथ ही करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, इसीलिए साइमल्टेनियसली लिखा है, ठीक है। और देखो इस फेज में जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अब उसको क्या बोलेंगे? डॉटर क्रोमोजोम्स। द 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट क्रोमेटिड्स एनीमोर, दे आर रेफर टू एज डॉटर क्रोमोजोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। वो क्या करेंगे? बिगिन कर देंगे अपना माइग्रेशन टुवर्ड्स द 2 अपोजिट पोल्स। वैसे देख लो यहाँ पे ये वाला डायग्राम भी, अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमेटीन का कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, अर्ली प्रोफेज में। और लेट प्रोफेज में भी देख रहे हो पूरा काफ़ी कंडेंस हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखो इस क्रोमोजोम को देखो और इस क्रोमोजोम को देखो, ज़्यादा कंडेंस्ड कौन सा है? ये मेटाफेज वाला है, ठीक है, जिसमें ये मेटाफेज वाला क्रोमोजोम जो है वो ज़्यादा कंडेंस्ड है, दिख रहा है ना। तो देखो यानी कंडेंसेशन कंप्लीट किस में हो रहा है? मेटाफेज में हो रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप भी है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो जैसे ही ये कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया तो मेटाफेज में ट्रांजिशन हो गया, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये वाले डायग्राम्स में दिखाऊंगा। एनाफेज में क्या हो रहा है कि ये जो स्प्लिट कर गए हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए, देख रहे हो, और ये अपोजिट पोल के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, एज ईच क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। अब देखो जो सिस्टर क्रोमेटिड थे अब एक डॉटर क्रोमोजोम हो गए, तो बोल सकते हैं एज ईच डॉटर क्रोमोजोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम remains directed towards the pole and hence at the leading edge with centromeres trailing behind. True or false? फिर से क्वेश्चन पूछो, as each daughter chromosome moves away from the equatorial plate, the arms of the chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the centromeres trailing behind. True or false? false हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जैसे क्रोमोजोम मूव करता है इक्वेटोरियल प्लेट से, जो सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोजोम है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज। तो देख लो यहाँ पे देखो, जो जैसे ये मूव कर रहा है तो ये सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये जो है ये सेंट्रोमियर है, ये डायरेक्टेड किधर है? टुवर्ड्स द पोल की तरफ डायरेक्टेड है, और जो आर्म्स है वो कहाँ? ट्रेलिंग बिहाइंड है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन ही सकता है कि एक और क्वेश्चन बन सकता है कि द एज डॉटर क्रोमोजोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम रिमेन्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पोल। तो ये भी गलत हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पोल इट इज मूविंग टुवर्ड्स। तो अवे फ्रॉम द पोल, जिस पोल से वो के तरफ वो मूव कर रहा है उससे अवे तरफ में डायरेक्टेड होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स होता है, टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है और हेंस लीडिंग एज में होता है, ठीक है। आर्म्स जो है क्रोमोजोम का वो ट्रेल करता है, ठीक है। तो ये देख लिया। उसके अलावा एनाफेज स्टेज जो होता है वो कैरेक्टराइज होता है किससे? द एनाफेज इज कैरेक्टराइज बाई, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। सब ऑनसेट ऑफ एनाफेज में ही क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर जो होता है स्प्लिट कर रहा है, वो भी साइमल्टेनियसली स्प्लिट कर रहा है हर एक क्रोमोजोम का, ठीक है। और क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और क्या बना देंगे? डॉटर क्रोमोजोम और फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का, ठीक है। और क्रोमेटिड्स मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल, देख रहे हो। और एक और चीज़ तुम देखो, अगर तुम नोटिस करो तो ये सेल को देखो, ये वाले सेल देखो, ये राउंड है, और इस वाले सेल को देखो तो ये इलोंगेटेड सेल दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? ये थोड़ा इलोंगेटेड है कि नहीं? अब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, इस सेल का जो एस्ट्रल रेज है ना, तुम सोच रहे हो कि इसका क्या काम? ये एस्ट्रल रेज जो है, या फिर मैं आगे बताऊंगा, स्पिंडल फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं। एक स्पिंडल फाइबर जो कि ये क्या बोलते हैं, इससे अटैच होते हैं। एक स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, और दूसरे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं, लेकिन एक अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हेल्प करते हैं ना, वो हेल्प करते हैं सेल के इलोंगेशन में। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं जो डायग्राम्स लाया हूँ वो एक्सप्लेन करूंगा, तो ठीक है। तो ये इलोंगेशन ऑफ द सेल में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो इसमें भी तुम देखोगे, मान लो 46 क्रोमोजोम है, तो 46 क्रोमोजोम यानी टोटल कितने क्रोमेटिड हो जाएंगे? 92। अब ये स्प्लिट हो गए तो 46 + 46 क्रोमोजोम हो जाएंगे। तो क्या हम इसको फोरेन स्टेज बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब पहले मान लो 2n था, तो अब तो स्प्लिट हो गया, तो ये 2n + 2n फोरेन बोल देंगे? नहीं, इसको बस 2n + 2n स्टेज बोलेंगे। मैंने कहीं नहीं देखा है जहाँ पे लिखा हो कि ये फोरेन स्टेज है, नहीं, 2n + 2n बोलेंगे। और जैसे टेलोफेज में देखो न्यूक्लियस भी बन चुका है, ठीक है, तो इसको 2n पर न्यूक्लियस बोल देंगे, जो कि 2n स्टेज ही है डॉटर न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। तो ऐसे फोरेन नहीं बोलना है, ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करके देखना है, ठीक है। अब आ जाओ टेलोफेज में।
अब मैं बोलूँगा एट द बिगनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ एट द बिगनिंग ऑफ टेलोफेज ऑफ कैरोकाइनेसिस, at the beginning of telophase of karyokinesis, the chromosomes condense and retain their individuality. True or false? At the beginning of telophase of karyokinesis, the chromosomes condense and retain their individuality. True or false? False हो जाएगा, क्यों? क्योंकि at the beginning of the final stage of karyokinesis, chromosome, अब जो क्रोमोजोम रीच कर गए हैं कहाँ पे, पोल पे, ड्यूरिंग एनाफेज, द क्रोमोजोम दैट हैव रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस करते हैं, वो डीकंडेंस करते हैं, जो कंडेंस हुए रहेंगे वो डीकंडेंस करेंगे और लूज कर देंगे अपना इंडिविजुअलिटी, ठीक है, अपना इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। तो द इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स जो है वो नो लॉन्गर बी सीन। तो अगर मैं बोलूँ इन टेलोफेज इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स कैन बी सीन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा, नहीं दिखते हैं, ठीक है। और ईच सेट ऑफ जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कलेक्ट हो जाता है एट ईच ऑफ द टू पोल, हर एक पोल पे, दोनों पोल पे जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स क्या क्या है? तो क्रोमेटिन, अगर मैं सेम क्वेश्चन पूछूं, इन टेलोफेज क्रोमोजोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल, ठीक है, इन टेलोफेज क्रोमोजोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी रिमेन्ड एज डिस्क्रीट एलिमेंट। ट्रू और फॉल्स? इन टेलोफेज क्रोमोजोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल and their identity remained as retained as a discrete element. True or false? तो यहाँ तक तो सही है कि क्रोमोजोम क्लस्टर करता है अपोजिट स्पिंडल पोल में, देख लो क्रोमोजोम जो है क्लस्टर किया, लेकिन आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, डिस्क्रीट, एक एक क्रोमोजोम तुम्हें अब नहीं दिखेंगे, अलग अलग ये एक एक क्रोमोजोम जो है वो नहीं दिखेंगे अब, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये स्टेज देखो ना टेलोफेज, तो ये एकदम अपोजिट है प्रोफेज का। तो टेलोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर इनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जा रहा था, तो इसमें न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज में न्यूक्लियर इनवेलप भी नहीं दिखता था, तो न्यूक्लियर इनवेलप जो है इसमें डेवलप होता है अराउंड द क्रोमोजोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियर, यानी दोनों जो क्रोमोजोम्स हैं जो वहाँ पे मूव कर चुके हैं अपोजिट पोल पे, उसके अराउंड क्या होंगे, न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म करके दो न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। और न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपैरल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर भी रिफॉर्म हो जा रहे हैं, ये भी क्या डिसअपियर हो गए थे एट द एंड ऑफ प्रोफेज में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ थोड़ा डायग्राम के हेल्प से समझ लेते हैं इन चीज़ों को। अब देखो ये G2 फेज है, ठीक है, इस G2 फेज में देख रहे हो तुम्हें क्रोमोजोम दिख रहा है जो कि डुप्लीकेटेड होंगे। G2 फेज में, इस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम हो जा रहा है, ठीक है, डुप्लीकेटेड है लेकिन अनकंडेंस्ड है, कंडेंसेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर भी इस फेज में तुम्हें ये डुप्लीकेट कर गए थे। ये न्यूक्लियर इनवेलप वैसा ही है, न्यूक्लियोलस भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। अब देखो प्रोफेज में देखो क्या हो रहा है, प्रोफेज में क्या हो रहा है, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो क्रोमोजोम जो है वो कंडेंस होना दिख रहा है, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये क्रोमोजोम देख रहे हो तुम, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें देखो सेंट्रोमियर भी दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये एस्ट्रल रेज है, एस्ट्रल रेज दिख रहा होगा जो शॉर्टर माइक्रोट्यूब्यूल से जो सेंट्रोजोम से आ रहा है, और वो डायरेक्टेड आउटवर्ड है, आउटवर्ड मतलब टुवर्ड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है, अर्ली माइटोटिक स्पिंडल भी दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ठीक है। अब देखो प्रो मेटाफेज जो इसको बोल रहे हैं ना, वही ट्रांजिशन टू मेटाफेज में, ठीक है, मतलब मेटाफेज से एक तरह से बोल सकते हो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच का स्टेज है। बोला था ना क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रोन बिटवीन द टू स्टेज, इसलिए इसको प्रो मेटाफेज बोल रहे हैं। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो जो अटैच्ड है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ, अब ये प्रो मेटाफेज को ना तुम मेटाफेज ही मान के चलना, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से मेटाफेज स्टार्ट हो जा रहा है जैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जा रहा है न्यूक्लियर इनवेलप का, ठीक है। अब देखो ये जो है ये क्रोमोजोम्स है, और ये जो तुम्हें ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स, ये क्या है, काइनेटोकोर्स है। अब ये स्पिंडल फाइबर जो है ना, जो अटैच कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स दैट आर अटैचिंग टू द काइनेटोकोर्स, उसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है, स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, ठीक है, तुमने साइटोस्केलेटन में पढ़ा था। तो स्पिंडल का फाइबर जो काइनेटोकोर से अटैच्ड है उसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बन रहे हैं, लेकिन कुछ माइक्रोट्यूब्यूल जो है, कुछ स्पिंडल फाइबर जो है वो इससे अटैच नहीं है, सेंट्रोमियर जो काइनेटोकोर से अटैच नहीं है, काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर से अटैच नहीं है, जैसे ये देख लो, ये देख लो। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और ये जो नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे करता है मैं तुम्हें बताऊंगा। अब ये देख लो फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप है, तो ये काइनेटोकोर है, ये देख ही रहे हो काइनेटोकोर है, ठीक है। अब देखो मेटाफेज में क्या हो रहा है, ये मेटाफेज प्लेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से जो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है काइनेटोकोर से, वो सारे जितने भी क्रोमोजोम है उसको एक प्लेट एक ही प्लेन में ला दे रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज प्लेट बोल रहे हैं। ये सेंट्रोजोम है एट वन स्पिंडल पोर, और ये स्पिंडल हो गया, ये पूरा ही स्पिंडल अपैरेटस हो गया। अब देखो एनाफेज में क्या हो रहा है, ये जो है सेपरेट हो रहे हैं, डॉटर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, तो अब ये क्या बन गए, इसको अब डॉटर क्रोमोजोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। टेलोफेज में क्या हो रहा है, ये जो इस पोल में आएंगे
क्रोमोजोम, उसका क्या, उसके अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप होने लगेगा, तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है, फिर से क्लीवेज फॉर भी स्टार्ट हो जाता है। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ये तुम समझ गए। अब एक बार और अच्छे से देख लो, ये देख रहे हो, ये मेटाफेज प्लेट है, ये एक इमेजिनरी प्लेट है, ठीक है। अब इस पूरे प्लेट में मैंने बोला था ना कि लाइन ऑफ अलाइनमेंट नहीं है, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, एक लाइन में नहीं होते, एक प्लेन में जो है वो क्रोमोजोम जो है वो अलाइंड होते हैं, ठीक है। अब तुम देख सकते हो ये सेम चीज़ है, ये कैसे नॉन काइनेटिक कोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये काइनेटिक कोर माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे अटैच कर रहे हैं, तो काइनेटिक कोर से जाके अटैच कर जा रहे हैं, ठीक है। ये एस्ट्रल रेज है, ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मूवमेंट, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, अब ये कोई रबर तो है नहीं, जैसे अगर मान लो रबर को तुम ऐसे ये खींच के छोड़ोगे तो वो अपने आप आ जाएगा, तो ये कोई रबर का मटेरियल तो है नहीं, तो ये कैसे मूव कर रहा है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो क्या है कि जो एक माइक्रोट्यूब्यूल का जो सेंट्रोजोम की तरफ एंड है, और एक माइक्रोट्यूब्यूल का वो एंड है जहाँ पे काइनेटिकोर से अटैच्ड है, तो होता क्या है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये काइनेटिकोर है, ठीक है, ये जो है क्रोमोजोम्स है, ठीक है। तो ये जो जैसे जैसे ये जो काइनेटिकोर से जो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच है, तो जैसे अब माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, ट्यूबुलिन सब यूनिट से, तो जैसे जैसे ये पुल करते जाता है ना, जैसे जैसे मान लो ये क्रोमोजोम का मूवमेंट इधर होता है, तो इसके सब ट्यूबुलिन सब यूनिट जो होता है वो निकलते जाते हैं, ब्रेक डाउन होते जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सेंट्रोजोम की तरफ मूव करता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो इधर वाला पार्ट जो मान लो ये बड़ा सा ये है, क्या बोलते हैं, ये सब यूनिट्स है, मान लो ये सब यूनिट्स है माइक्रोट्यूब्यूल के, तो ये एक एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना वो इधर से हटते जाता है, तो ये और इधर आते जाता है, इधर मूवमेंट होते जाता है, समझे। तो ऐसा मूवमेंट होता है तुम्हारा इसका। अब फीलिंग बहुत अच्छे से आगे देख लो, यहाँ से जो ट्यूबुलिन सब यूनिट्स हैं वो निकलते जा रहे हैं, तो क्रोमोजोम जो है वो इधर मूवमेंट करते जा रहा है, ये क्रोमोजोम हो गया, ये मूव कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ थोड़ा समझ लो क्रोमोजोम का, देखो ये ह्यूमन क्रोमोजोम का ही है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी बहुत टाइप का होता है, तो ये हाईली कंडेंस्ड माइक्रो, तो ये तुम देख रहे हो सेंट्रोमियर जो है यहाँ पे ये है। अब देखो एक्चुअल में ना, मतलब एनसीईआरटी बोलता है क्या कि जो सेंट्रोमियर है वहीं दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है। देखो ये बात सच है कि जो सेंट्रोमियर है वहाँ पे जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। सबसे टाइटली बाउंड जो होते हैं वो सेंट्रोमियर पे ही होते हैं, लेकिन क्या सेंट्रोमियर के अलावा बाकी हर जगह वो फ्री होते हैं क्या, टच नहीं करते हैं। देखो एक्चुअल में जो दो सिस्टर क्रोमेटिड है उनको बाइंड करने का काम कोहेसिन प्रोटीन करता है, ठीक है। तो ये देख लो क्या इधर अटैच नहीं है ना, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट अटैचमेंट यहाँ पे है। तो ये ध्यान रख सकते हो कि कौन सा प्रोटीन जो है वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को साथ टुगेदर एक साथ लाने का काम करता है, तो कोहेसिन प्रोटीन। और इन दोनों को एक्चुअल में सेपरेट करने का जो इंजाइम है, जो जिस वजह से इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके सेपरेट करता है, उसका नाम सेपरेज है। तो याद रख सकते हो ये सेपरेज एंजाइम जो है इनको सेपरेट करता है, ठीक है। नाम से ये कोहेसिन से भी समझ में आ रहा होगा कि कोहेसिन जो है वो बाइंड करने का काम करता होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ साइटोकाइनेसिस। अब देखो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट करने से पहले, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, अब ये जो सेल है वो डिवाइड कर जाए, तो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट ओनली आफ्टर द एंड ऑफ टेलोफेज, ट्रू और फॉल्स। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट ओनली आफ्टर द एंड ऑफ टेलोफेज, ट्रू और फॉल्स। तो देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि साइटोकाइनेसिस ऐसा नहीं है कि जो सेल जो डिवाइड करना है वो टेलोफेज के बाद ही करेगा, नहीं। साइटोकाइनेसिस जो होता है ना वो ओवरलैप करता है ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ एम फेज के जो लेटर स्टेजेस होते हैं ना उसके साथ ओवरलैप करने लग जाता है। यानी यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप का भी फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखो ये टेलोफेज ही है ना, यहाँ पे तो फूडो बन गया है, फूडो का फॉर्मेशन हो गया ना। आगे तुम पढ़ोगे इसमें कि ये सेल के अंदर फूडो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है ऐसा नहीं है कि आफ्टर द एंड ऑफ टेलोफेज ये स्टार्ट होगा, ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं लेटर स्टेजेस ऑफ एम फेज में ही स्टार्ट हो जाता है साइटोकाइनेसिस। अब तुम इस डायग्राम में भी देख सकते हो, देख रहे हो ये टेलोफेज ही है, देख रहे हो टेलोफेज में ही क्या कर रहा है, ये फूडो बनने लग रहा है, देख रहे हो बन रहा है ना। अब देखो आ जाओ, अब आगे हम साइटोकाइनेसिस को खत्म करते हैं। अब साइटोकाइनेसिस में अगर मैं बोलूँ, cytokinesis accomplishes only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei. Mitosis accomplishes only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but not the cell divided into two daughter nuclei. But the null cell divides itself into two daughter nuclei by cytokinesis. True or false? False हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइटोसिस में एकम्प्लिश करता है, ना कि जस्ट सेग्रीगेशन ही नहीं होता है, जो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम बस वहीं सेपरेट नहीं होते हैं इनटू डॉटर न्यूक्लियस, बल्कि सेल भी डिवाइड करता है टू डॉटर सेल में बाय सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको साइटोकाइनेसिस बोल रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ विच द सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकता है,
एनिमल सेल में अब ये कैसे होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, ये दिस इज अचीव बाई अपीयरेंस ऑफ ए फूडो। फूडो मतलब क्या होता है, ग्रूव और गड्ढा। तो देखो ये जो ग्रूव और फूडो बन रहा है ना, उसके अपीयरेंस से होता है। अब ये फूडो जो है वो और डीपेन होता जाएगा और डीपेन होता जाएगा और डीपेन होते जाएगा, और एट द एंड में सेंटर में जो है क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। जैसे एक बलून लो, ठीक है, और उसको बीच से ऐसे स्क्विज करना स्टार्ट करो, ठीक है, तो बीच में जाके तुम ऐसे बाइंड कर सकते हो, तो दो अलग अलग ये सेगमेंट बन जाएगा। वैसे ही तो फूरो जो है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डीपेन होगा और अल्टीमेटली ज्वाइन कर देगा सेंटर में, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। ठीक है, साइटोप्लाज्म में दो में डिवाइड कर देगा। लेकिन देखो अभी एनिमल सेल में तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो इसको ऐसे फूरो बना के ऐसे करना आसान है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी होता है, और सेल वॉल उतना एक्सटेंस ये नहीं होता है, क्या बोलता है, एक्सटेंसिबल नहीं होता है। तो देखो प्लांट सेल जो होता है वह, प्लांट सेल आर इनक्लोज बाई एन रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल होता है कंपेयर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो साइटोकाइनेसिस कैसे करता है, तो दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाई अ डिफरेंट मैकेनिज्म। जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ सेल में ही ना, जैसे मान लो ये पूरा एक सेल है, तो इसके बीच में ही ना एक सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बीच में ही पहले एक सेल का फॉर्मेशन, सेंटर से ही सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जो कि बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। लेटरल वॉल्स में जो है वो मीट करते हैं। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकर्सर, जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। तो सेल प्लेट, पहले सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंटर में, वो फिर आउटवर्ड एक्सटेंड करता है और जाके जो लेटरल वॉल्स है उससे मीट कर जाते हैं, तो दो, एक ऊपर सेल और एक नीचे सेल बन जाता है। कैसे, मैं डायग्राम की भी हेल्प से तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, और ये सेल प्लेट क्या है, रिप्रेजेंट करता है मिडिल लेवल बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल। अब आ जाओ देख लो, अब ये देखो एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल में देख रहे हो ये कैसे क्लीवेज फूडो बन रहा है। ठीक है, यानी बलून की तरह। अब देख लो, ये देख रहे हो, अब ये जो इनर साइड है ना साइटोप्लाज्म में, जो साइटोप्लाज्म का इनर साइड है जहाँ पे फूडो बन रहा है, वो लाइंड होता है किससे, अंदर ही अंदर माइक्रोफिलामेंट से लाइंड होता है। वो किससे, तो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, वो किससे लाइंड होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट के कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग से। और तुम्हें मैंने बताया था कि माइक्रोफिलामेंट किससे बना होता है, तो एक्टीन से बना होता है, एक्टीन से। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट किससे बना है, एक्टीन से। अब देखो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एक्टीन का है, वो इंटरेक्ट करता है मायोसिन का। तुमने लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ा कि एक्टीन और मायोसिन रिएक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक्टीन और मायोसिन इस जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है उसको और छोटा 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 बनाते जाएंगे, और इवेंचुअली जो है वो सेंटर में मीट करके दो अलग अलग डॉटर सेल बन जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है। अब देखो प्लांट में क्या है ना, ये देखो प्लांट में पहले ना सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अभी ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है, सेल वॉल और सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है गोल्गी। तो देखो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें से वेसाइकल निकलते हैं। ठीक है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट कंटेन करते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट करने वाले जो वेसाइकल है, वो फ्यूज करके सेंटर में एक सेल प्लेट बना देते हैं। अब तुम्हें पता है कि जो वेसाइकल में कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट है वो क्या बनाता है, मिडिल लेवला भी। तो ये फ्यूज करके सेल प्लेट बनाते हैं। तो देख लो ये सेल प्लेट बन गया। ठीक है, और यही एक्सटेंड करके दो डॉटर सेल बना देते हैं। ठीक है, और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तुम देख सकते हो, ये जो तुम्हें दिख रहा है ये वेसाइकल्स हैं, ये आगे चल के क्या बना रहे हैं, ये वेसाइकल्स हैं, यहीं चल के आगे सेल प्लेट बना रहे हैं। और ये दो अलग अलग, ये जो है एक सेल वॉल बना देंगे, तो ये दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। समझे, तो आई थिंक अब तुम्हें ज़्यादा अच्छे से फीलिंग आ गया होगा कि कैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनिल्स, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के वक्त क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दो डॉटर सेल में। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। इन सम ऑर्गेनिज्म काइनोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंसियम दैट इज लिक्विड इंडोस्पर्म। एग्जाम्पल है लिक्विड इंडोस्पर्म, मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया लेकिन सेल डिवाइड नहीं किया, तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बन जाएंगे, यानी मल्टी न्यूक्लियर स्टेज बन जाते हैं। मल्टी न्यूक्लियर स्टेज को और क्या बोलते हैं, सिंसियम। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट। ठीक है, अब आ जाओ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, एक क्वेश्चन पूछा था, इन एनिमल्स माइटोसिस ओनली अकॉर्ड इन डिप्लॉइड सेल, ट्रू और फॉल्स, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इन एनिमल्स माइटोसिस ओनली अकॉर्ड्स इन डिप्लॉइड सेल्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हो जाए, क्यों, क्योंकि माइटोसिस और इक्विशनल डिवीजन यूजुअली जो होता है रिस्ट्रिक्टेड तो होता है डिप्लॉइड सेल में, लेकिन तुम्हें बताया था मेल हनी बीज जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो क्वीन बीज होता है उनका एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो करके मेल हनी भी बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उसमें जो, अब मान लो हैप्लॉइड सेल बना है तो पूरा बॉडी कैसे बनेगा, माइटोसिस से ही बनेगा ना। ठीक है, तो ये यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड इसलिए लिखा है, यानी एक्सेप्शन क्या है, अब एक्सेप्शन जो है यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ पे भी एक बार एक्सेप्शन जो है मेल हनी बी। ठीक है, मेल हनी बी, इसको ड्रोन बीज भी बोलते हैं। ठीक है,
उसके अलावा तुमने पढ़ा ही है सम लोअर प्लांट्स में और सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल जो होता है वो ऑल्सो डिवाइड कर सकते हैं ब्रायोफाइटा में, और तुमने टेरिडोफाइटा में देखा है कि जो हैप्लॉइड जो स्पोर्स है जर्मिनेट करते हैं और वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बना देते हैं। वो कैसे बनाते हैं? माइटोसिस से ही, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ it is very essential to understand the significance of this division in life of an organism। समझ सकते हो? आर यू अवेयर ऑफ विच हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड इंसेक्ट? अभी बता दिया मैंने, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल with different genetic complement। Mitosis usually results in the production of diploid daughter cell with different genetic complement। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि माइटोसिस में यूजुअली क्या होता है? डिप्लॉइड डॉटर सेल तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू मियोसिस। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू मियोसिस। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस नॉट मियोसिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन अजर्सन कुछ और है। अजर्सन है इट बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अजर्सन ये है इट बिकम्स एसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। रीजन मैं ये देता हूं, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। रीजन क्या है? सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो देखो ये इसेंशियल हो जाता है सेल के लिए डिवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करे। क्यों? क्योंकि सेल ग्रोथ से क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है ये रेशियो, बिकॉज द सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो। तो अजर्सन भी सही है, इट बिकम्स इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। और रीजन भी सही है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो अजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब ये थोड़ा देख लो, ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का कंसेप्ट है कि ये सेल ग्रो होने से की वजह से न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो ये हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए सेल को डिवाइड करना है। इसको हम कर्ण प्लाज्म थ्योरी भी बोलते हैं, कर्ण प्लाज्म थ्योरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्ण का मतलब जर्मन में ना कर्ण का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एक्चुअल में न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक थियरी है। कर्ण प्लाज्म थियरी भी इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक थियरी का, तो कर्ण प्लाज्म थियरी। अब एक ये है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ये क्या होता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ सेल बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक तरह से टोटल, एक तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल में से फिर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर देंगे तो नीचे आ जाएगा जो टोटल एक्चुअल साइटोप्लाज्म का वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक वॉल्यूम बाई साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो, अब जैसे जैसे मान लो सेल ग्रो करेगा तो ये वाला जो पार्ट जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करेगा, तो के आई क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा, होगा कि नहीं। अब जैसे जैसे सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा कि नहीं? घटेगा। तो अगर डिक्रीज इन के आई अगर एक बियॉन्ड लिमिट हो जाए तो वो स्टिमुलेट कर देता है क्या? सेल डिवीजन, ठीक है। तो डिक्रीज इन के आई बियॉन्ड अ लिमिट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, वो सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ये भी कोई उतना आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, बस टर्म तुम्हें नए मिल गए हैं, अदरवाइज है तो एनसीईआरटी का ही, ठीक है। अब देखो, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। बिल्कुल सही बात है, अगर तुम्हारा हाथ छिल जाए, कहीं भी कुछ भी सेल डेथ हो जाए तो उसको रिपेयर में कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जो एपिडर्मिस का अपर लेयर है, ठीक है। अब तुमने पढ़ा है कि जो हमारा स्किन है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल होते हैं। तो जो उसका अपर लेयर है वो जो है वो, और जो गट का लाइनिंग होता है, जो ये होता है गैस्ट्रिक जो रीजन होता है जैसे स्टोमक या फिर इंटेस्टाइन, उसकी जो लाइनिंग होती है उसके सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, और ब्लड सेल्स जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये जो है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही प्लांट में माइटोटिक डिवीजन मेरिस्मेटिक रीजन में होता है, जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल कैम्बियम। तो एपिकल मेरिस्टेम से उसका हाइट इंक्रीज करते रहता है और लेटरल कैम्बियम की वजह से उसका गर्थ इंक्रीज करते रहता है, विड्थ इंक्रीज करते रहता है, तो रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो ये हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ना एक बार इसका सारा जितने जल्दी से पहले हम इसको 10-15 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, पूरा जो इसका एमसीक्यू है, एमसी मतलब पीवाईक्यूज जो है लास्ट 10 ईयर के, वो करके देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है एनसीईआरटी से ही आई हुई है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रैपिड रिवीजन को, ठीक है। तो देखो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ को, चाहे वो लार्जेस्ट ही क्यों ना हो, सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है सभी सेल्स का, इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद जो साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन जो है वो अलाउ करता है एक सिंगल सेल को टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल, मतलब साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन जो है अलाउ करेगा एक सेल को टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस बट डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ अ सेल ग्रोथ तो होता है और डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एम फेज की बात नहीं किया, अगर एम फेज बोलता है तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस इन अनकोऑर्डिनेटेड वे, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, ठीक, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, क्यों? इट इंश्योर द करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम, यानी करेक्ट डिवीजन इससे होता है और फॉर्मेशन होता है प्रोजेनी सेल का जो कि इंटेक्ट जीनोम कंटेन करते हैं, ठीक है। इससे एक एआर क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, अजर्सन रीजन दे देगा इट इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटेक्ट जीनोम, तो रीजन भी करेक्ट हो जाएगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब सेल साइकिल क्या है? तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू डॉटर सेल इज सेल साइकिल, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है? सेल अपना जीनोम को डुप्लीकेट करता है और सिंथेसाइज करता है अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल का, ठीक है। सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है या डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट वो हर स्टेज में होते रहता है। डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस तो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वन स्टेज में होता है सेल का, वो भी एस फेज में, ठीक है। अब ये रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम जो है या डीएनए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर न्यूक्लियस का बाय जस्ट अ सिंपल इवेंट या कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट, तो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट से ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और ये जो इवेंट है जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इवेंट भी जो है वो जेनेटिक कंट्रोल में होता है। अगर मान लो अजर्सन रीजन में बना देता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई आर नॉट अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और मैं रीजन दे देता कि न्यूक्लियर इन्वेलप इज डिसइंटीग्रेटेड इन एम फेज, तो रीजन तो सही हो जाता, मतलब डिसइंटीग्रेटेड तो होता है ड्यूरिंग मेटाफेज और इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, लेकिन अजर्सन ही गलत हो जाता। तो रीजन का स्टेटमेंट सही होता लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता, ठीक है, अजर्सन ही गलत है। अब देखो आगे पूछते हैं, जो एक टिपिकल ह्यूमन सेल को जब कल्चर में ग्रो किया गया तो वो ऑलमोस्ट कितने आवर में अप्रोक्सीमेटली डिवाइड किया? तो 24 आवर में। क्या जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप टू सेल टाइप? हाँ, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके सेल टाइप टू सेल टाइप भी वेरी करता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ईस्ट में जो है वो सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? तो अराउंड 90 मिनट होता है। अगर मैं बोलूँ 15 मिनट तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेल साइकिल को दो बेसिक फेजेज में डिवाइड किया गया, कौन कौन से? इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को और क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा है इसलिए रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त सेल जो होता है वो मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज में होता है। इंटरफेज के दौरान मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है, ठीक है। अब एम फेज जो है वो फेज है जिसमें एक्चुअल डिवीजन और माइटोसिस हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव मेटाफेज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंटरफेज जो है टू सक्सेसिव एम फेज और माइटोसिस फेज, नॉट मेटाफेज, ठीक है। अब जो 24 घंटे हैं एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने में, उसमें सेल डिवीजन कितने देर के लिए लास्ट करता है? अगर मैं बोलूँ 4 घंटे तो गलत हो जाएगा, 1 घंटे के लिए ही बस लास्ट करता है। इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ इंटरफेज लास्ट फॉर लेस देन 75% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ 90 to 95% से ज़्यादा ही इंटरफेज होता है, ठीक है। अब एम फेज स्टार्ट किससे होता है और एंड किससे होता है? तो कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? साइटोकाइनेसिस से। यानी एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या होता है? करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम, डॉटर क्रोमोजोम का सेपरेशन हो जाता है, और एंड किससे होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट्स साइटोकाइनेसिस से, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंटरफेज को और क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। इस टाइम में क्या होता है? सेल जो होता है वो प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। कैसे कैसे प्रिपेयर करता है? तो क्या सिर्फ सेल ग्रोथ होता है या डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है? तो दोनों ही होता है, सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन। जो इंटरफेज में ये सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरली मैनर में होता है या डिसऑर्डरली मैनर में? तो ऑर्डरली मैनर में होता है, ठीक है। इंटरफेज को डिवाइड किया गया कितने फर्दर फेजेज में? 3 फेजेज में। किसके द्वारा? तो ये हॉवर्ड और पेल्क के द्वारा जो है वो डिवाइड किया गया। अब इसमें क्या है? 3 फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, गैप 1 फेज। अब इसको गैप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये माइटोसिस और सिंथेसिस ऑफ डीएनए, एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है, तो इनके बीच का जो फेज है वो गैप 1 हो गया। और सिंथेसिस ऑफ डीएनए और माइटोसिस के बीच में जो फेज है उसको क्या बोलते हैं ना? G2 फेज बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब G1 फेज में क्या होता है?
G1 फेज जो है वो इंटरवल है बिटवीन माइटोसिस एंड एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन या इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब G1 फेज में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता है, क्या कंटिन्यूअसली ग्रो करता है या डिसकंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है। क्या G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो नहीं करता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या सिंथेसिस होता है। एस फेज में अगर मैं बोलूँ ड्यूरिंग एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, तो ये बात सही है। बोलूँ ड्यूरिंग एस फेज द अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम पर सेल डबल्स, गलत बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम जो है वो सेम ही रहता है, रिमेन सेम, तो क्रोमोजोम नंबर जो है वो रिमेन सेम रहता है, ठीक है। उसके अलावा ये देख लो G1 फेज में क्या होता है, मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक जो और सेल ग्रोथ जो होता है वो G1 फेज में होता है। मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक और सेल ग्रोथ G1 फेज में होता है। क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ ऑर्गेनिल बढ़ता है और सिंथेसिस होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए और प्रोटीन का। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में तुम देखोगे कि एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का भी डुप्लीकेशन होता है, लेकिन उसके अलावा जो अगर मान लो जो डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है उसके पैकिंग वो पैक किसके अराउंड होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा अराउंड। तो एस फेज में सिंथेसिस होता है हिस्टोन प्रोटीन का भी। G2 फेज में किसका सिंथेसिस होता है, तो स्पेशल मटेरियल जो कि एम फेज में रिक्वायर्ड होते हैं उनका सिंथेसिस होता है, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में जरूरी है। अगर मैं इन एनिमल सेल में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल डुप्लीकेट कहाँ करता है, साइटोप्लाज्म में। अगर मैं बोलूँ कि इन प्लांट सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में सेंट्रियोल अब्सेंट ही होता है। सेम क्वेश्चन मैं बनाऊं इन एनिमल सेल में ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सेम चीज ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस एंड सेल ग्रोथ कंटिन्यू करता है, ठीक है। अब प्लांट सेल में ड्यूरिंग एस फेज में ओनली डीएनए रेप्लिकेट करता है, सेंट्रोजोम डू नॉट रेप्लिकेट, क्योंकि सेंट्रोजोम अब्सेंट ही होता है ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में। रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए कौन सा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी स्टेज ऑफ सेल साइकिल में हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखो कुछ एडल्ट सेल में कुछ सेल जो होता है वो डिवाइड ही नहीं करते हैं, इवन मतलब इंजरी के बाद भी डिवाइड नहीं करते हैं। वो कौन से सेल हैं, हार्ट सेल और न्यूरॉन्स हो गए। कुछ सेल जो हैं वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं टू रिप्लेस सेल को रिप्लेस करने के लिए वो डिवाइड करते हैं। कैसे? अगर इंजरी की वजह से कोई सेल का डेथ हो गया तब वो रिप्लेस करेंगे। जैसे वो कौन से सेल है, जैसे स्किन सेल होंगे, अभी हमने पढ़ा लाइनिंग ऑफ गट हो गया वो, ठीक है। तो ये सारे सेल्स को रिप्लेस करते रहते हैं। अब देखो कुछ सेल्स जो होते हैं, दो सेल्स विच डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू इंटर एन एक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाए। क्यों? क्योंकि दो सेल्स जो डिवाइड नहीं करते हैं वो एग्जिट कर देते हैं G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज। इस इनएक्टिव स्टेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वजह से, इसलिए नहीं कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव इनएक्टिव होता है, गलत, ठीक है। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है लेकिन इनएक्टिव स्टेज इसलिए बोल रहा है एनसीईआरटी क्योंकि डिवाइड नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो सेल्स इन दिस स्टेज लिखा हुआ है कि रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब डिवाइड, अनलेस उसे जरूरत पड़े डिवाइड करने की, अनलेस की रिक्वायरमेंट हो अगर डिवाइड करने के लिए, तब तक नहीं करता है। जैसे लीवर सेल जो होते हैं वो जनरली G0 स्टेज में ही रहते हैं, ठीक है। अब देखो एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन क्या सिर्फ डिप्लॉइड सेल में ही होते हैं, तो नहीं, एनिमल सेल में माइटोटिक सेल डिवीजन यूजुअली सीन होते हैं डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में, लेकिन एक्सेप्शन भी है। कौन सा? हैप्लॉइड सेल, जैसे किसमें, मेल हनी बीज में। मेल हनी बीज कैसे डेवलप होता है, तो जो क्वीन बी होती है उसका एग जो है बिना फर्टिलाइजेशन के अगर ग्रो कर गया तो वो मेल हनी बी बना देगा। तो एग क्या हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से ही कि माइटोसिस में हैप्लॉइड जो एग है उसमें माइटोसिस हो के मेल हनी बी बना है, ठीक है। प्लांट में जो है तुमने देखा होगा जो स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्या बोलते हैं, प्लांट में दोनों ही हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों ही माइटोसिस शो करते हैं, ठीक है। अब चेक पॉइंट क्या होता है, चेक पॉइंट ऐसे पॉइंट है, ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स है जहां पे स्टॉप सिग्नल रहा तो सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर गो अहेड सिग्नल मिला तभी सेल साइकिल जो है आगे बढ़ेगा। अब ये कंट्रोल किससे होते हैं, तो बस दो प्रोटीन का नाम याद रखना है, तो रन बाई स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, साइक्लिन और काइनेस एंजाइम। ये जो काइनेस भी होता है वो साइक्लिन पे डिपेंडेंट होता है। तो कौन से दो प्रोटीन से ये जो चेक पॉइंट से कंट्रोल होते हैं, साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। अब ये चेक पॉइंट कौन कौन से होते हैं, तो ये देख लो, G1 चेक पॉइंट, एक G1 चेक पॉइंट है और एक G2 चेक पॉइंट है, G2 से M में नहीं जाएगा, और एक M के अंदर भी चेक पॉइंट है। अब देखो अगर मान लो G1 चेक पॉइंट में गो अहेड सिग्नल नहीं रहा, ठीक है, गो अहेड, और ये भी किससे ये जो गो अहेड सिग्नल है वो कौन देगा, वही साइक्लिन और काइनेस एंजाइम जो है वो देंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, साइक्लिन एंड सीडीकेस जो है वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो सेल एग्जिट कर जाएगा अगर मान लो गो अहेड सिग्नल नहीं रहा, जैसे यहाँ रेड लाइट है तो ये G0 स्टेज में इंटर कर जाएगा, लेकिन अगर गो अहेड सिग्नल मिला तब ये सेल जो है वो सेल साइकिल में आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली एम फेज में देख लो, एम फेज में अगर मान लो काइनेटिकोड जो होते हैं,
काइनेटिक, अगर स्पिंडल फाइबर सभी काइनेटिकोर्स सभी क्रोमोजोम से अटैच नहीं हुए तो वो एक स्टॉप सिग्नल का काम करेगा। लेकिन जैसे ही अगर सारे काइनेटिकोर्स क्रोमोजोम्स के सारे क्रोमोजोम्स के काइनेटिकोर्स से अगर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया तो वो क्या होगा, वो गो अहेड सिग्नल का काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये इन्फ्लुएंस किस किस से होते हैं, जैसे जीवन से एस में जाने के लिए जो चेक पॉइंट है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है सेल साइज से, डीएनए के डैमेज से, न्यूट्रिएंट से और ग्रोथ फैक्टर से, है कि नहीं। और जो G2 से M चेक पॉइंट है तो वो किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो सेल के साइज से, डीएनए के डैमेज से और डीएनए रेप्लिकेशन से भी। देखो जीवन एस चेक पॉइंट में जो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि जीवन एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो जीवन जो चेक पॉइंट है वो डीएनए रेप्लिकेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, अब G2M चेक पॉइंट जो होता है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्ड फैक्टर होता है जो जिसको MPF बोलते हैं, मैचुरेशन ट्रिगर्ड फैक्टर। क्या होता है समझ लो जल्दी से। अब देखो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम है। अब ये जब तक ये इससे बाइंड नहीं करेगा ना इस साइक्लिन से, ठीक है, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। तो ये दोनों जो बाइंड करते हैं, अब साइक्लिन जो जो G2 को क्या बोलते हैं, G2 चेक पॉइंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं साइक्लिन, वो जो होता है उसका सिंथेसिस S और G2 फेज में होता है। ठीक है, जनरली तो ये साइक्लिन जब सिंथेसिस होना स्टार्ट होंगे तो इससे आएगा CDK बाइंड कर जाएगा, तो ये बाइंड करके क्या बनाएंगे, MPF मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। तो जब इनफ MPF मॉलिक्यूल एक्युमुलेट हो जाएगा तभी सेल जो है वो पास करेगा G2 चेक पॉइंट को। ठीक है, तभी सेल जो है वो G2 चेक पॉइंट को पास करके M फेज में जाएगा। अब M फेज में क्या होगा कि साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा, कब, एना फेज में जैसे ही क्रोमोजोम सेपरेट हो जाएंगे तो ये साइक्लिन डिग्रेड हो जाएगा। तो साइक्लिन जब डिग्रेड हो गया तो CDK फिर से खाली हो गया, फिर अगले राउंड में जो है वो साइक्लिन का प्रोडक्शन होगा, फिर ये जाके बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो G2 फेज में कैसे, मतलब ये MPF। तो इसमें बस तुम्हें तीन ही एक्स्ट्रा चीज चेक पॉइंट में तुम्हें अलग से याद रखना पड़ रहा है, एक तो साइक्लिन प्रोटीन, एक CDK और एक G2M में जो MPF फॉर्मेशन हो रहा है, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें M फेज में। तो M फेज को जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया था, वोल्डर फ्लेमिंग ने। ठीक है, और वोल्डर फ्लेमिंग ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़े होंगे, इन्होंने सेम टर्म कॉइन किया था क्रोमेटीन को भी। ठीक है, एम फेज जो है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है। अगर मैं बोलूँ इंटरफेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इंटरफेज इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम फेज में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल का। ठीक है, जो माइटोसिस है उसे इक्वेशनल डिविजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर जो पेरेंट और प्रोजेनी में है वो सेम होता है। यहाँ से एक एआर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, माइटोसिस को कितने स्टेजेज में डिवाइड किया गया, 4 स्टेजेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो 4 स्टेजेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस जो है उसको फर्दर 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। क्यों प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, क्योंकि एक वेरी क्लियर कट लाइन तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो यहाँ से भी एक एआर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, अब प्रोफेज क्या है, फर्स्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, वो फॉलो किसको करता है, एस और G2 फेज के बाद जो प्रोफेज ही आ जाता है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस हो गया। एस और G2 फेज में न्यू डीएनए जो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो डिस्टिंक्ट होता है या नॉट डिस्टिंक्ट, तो नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं इन एस एंड G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर डिस्टिंक्ट एंड इंटरट्वाइंड, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत, तो गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं होता है जो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल है, बट इंटरट्वाइंड तो होते हैं, इंटरट्वाइंड तो होता है। ठीक है, अब देखो प्रोफेज जो होता है वो मार्क्ड होता है किससे, एंड ऑफ क्रोमोजोम कंडीशन या इनिशिएशन, तो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल। ठीक है, अब क्रोमेटीन कंडेंसेशन में क्रोमोजोमल मटेरियल जो है वो टैंगल होता है, अनटैंगल, तो क्रोमोजोमल मटेरियल अनटैंगल होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटीन कंडेंसेशन। ठीक है, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट कब करता है, तो ड्यूरिंग एस फेज में। अब किस फेज में है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, तो जो सेंट्रोजोम है वो प्रोफेज में ही बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, अब कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज किस से मार्क्ड होगा, तो क्रोमोजोमल मटेरियल कंडेंस करके कॉम्पैक्ट बनाएंगे, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम, ना कि लूज। ठीक है, और क्रोमोजोम जो है वो सीन होंगे कंसिस्ट ऑफ कितने, 2 क्रोमेटिड जो कि अटैच कहाँ होंगे, सेंट्रोमियर पे। ठीक है, अब सेंट्रोजोम जो है वो अंडरगो करेगा डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज, वो क्या करेगा इस फेज में मूव करेगा टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब हर सेंट्रोजोम से क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट आउट करेंगे, जिसको क्या बोल रहे हैं, एस्टर, ये शॉर्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब 2 एस्टर जो है दोनों सेंट्रोजोम से जो 2 एस्टर हैं विथ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल क्या है जो लार्जर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, लॉन्गर माइक्रोट्यूब्यूल, ये साथ में मिलकर क्या बना रहा है, माइटोटिक अपैरेटस। तो अगर बोले कि सिर्फ ओनली एस्टर्स विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, माइटोटिक अपैरेटस एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिलकर बनाते हैं। ठीक है, और सेल के एंड ऑफ द प्रोफेज में कुछ भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप कोई भी माइक्रोस्कोप में नहीं देखेगा। अब ये एस्टर देख सकते हो, ये सेंट्रोजोम है, ये जो रेडिएट कर रहे हैं वो एस्टर्स हो गए, ये जो लॉन्गर माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो स्पिंडल फाइबर हो गए। तो दोनों एस्टर और ये मिलके क्या बना रहा है, माइटोटिक अपैरेटस। ठीक है,
उसके अलावा एस्ट्रल माइटोसिस क्या होता है, सेम, जिसमें एस्टर फॉर्म हो, जैसे एग्जांपल एनिमल सेल में। एंड एस्ट्रल माइटोसिस क्या हो जाएगा, प्लांट में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, इस वजह से एस्टर फॉर्म ही नहीं होता है, तो विदाउट एस्टर तो उसको बोलते हैं एनेस्ट्रल माइटोसिस। लेकिन क्या प्लांट में स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन दूसरा तरीके से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, लेकिन एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा मॉडिफिकेशन क्या क्या है माइटोसिस का, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है, यानी न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज कर जा रहा है। एग्जाम्पल है लिक्विड इंडोस्पर्म कोकोनट में। इंडोमाइटोसिस में क्या हो रहा है, क्रोमोजोम डुप्लीकेट कर रहे हैं और अक्सर सेपरेट भी कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है इसमें, तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होने से पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अराइज हो जा रहा है। एक केमिकल है कॉल्सिचिन जो इंड्यूस करता है पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट में, ये क्या इनविट कर देता है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन को इनविट कर देता है। इंडो रीडुप्लीकेशन में क्या होता है कि क्रोमेटिड्स जो है, क्रोमोजोम जो है वो रिप्लिकेट करता है लेकिन सेपरेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एम फेज कंप्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। एम फेज कंप्लीटली एब्सेंट होने की वजह से क्रोमेटिड रेप्लिकेट करता है लेकिन सेपरेट नहीं करता है, तो इसके क्रोमोजोम को हम पोलाइटीन क्रोमोजोम बोलते हैं। कहाँ होता है, तो सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफाइला, ड्रोसोफाइला के सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। और माइटोसिस क्या होता है, तो हमने पूरा आगे देखते हैं कि प्रोफेज मेटाफेज, इसमें कैसे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं, तब जाके ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट है, ठीक है। लेकिन अमाइटोसिस में क्या है कि ये प्रिमिटिव डायरेक्ट डिवीजन है, इसमें न्यूक्लियस डायरेक्ट इलोंगेट करते हैं, बीच से कॉन्स्ट्रिक्ट करके दो अलग अलग न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो न्यूक्लियस इन इलोंगेट कॉन्स्ट्रिक्ट इन द मिडिल टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब इसमें क्या है ना, अब देखो जब स्पिंडल फॉर्मेशन हो के प्रॉपर क्रोमोजोम का सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, क्रोमेटिड का सेपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम दोनों के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट न्यूक्लियस से जो है ये होगा, क्या बोलते हैं, जब डायरेक्ट न्यूक्लियस बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट करके दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाएंगे तो अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी जा सकते हैं, तो इसलिए दो डॉटर सेल जो है इसमें आइडेंटिकल नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। एग्जांपल ये किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम के मैक्रोन्यूक्लियस में। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होता है, माइक्रो और मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप वो मार्क करता है स्टार्ट ऑफ मेटाफेज। अगर मैं बोल दूं इनकम्प्लीट डिसइंटीग्रेशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रेशन बोल दूं, यहाँ पे कंप्लीट की जगह इनकम्प्लीट कर दूं या डिसइंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन कर दूं, तो भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया तो क्रोमोजोम कहाँ स्प्लिट कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बाई विच स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड, प्रोफेज या मेटाफेज, तो बाई मेटाफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम इज कंप्लीटेड, ठीक है। किस स्टेज में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम जो है वो इजीली स्टडी होता है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम जो है वो मोस्ट इजीली स्टडी होता है मेटाफेज में। इवन नंबर ऑफ क्रोमोजोम भी मोस्ट इजीली स्टडी होता है मेटाफेज में, ठीक है। अब मेटाफेज में दो सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो अटैच रहते हैं, कहाँ पे, सेंट्रोमियर में, ठीक है। अब सेंट्रोमियर पे क्या होता है, सेंट्रोमियर के साइड में क्या होता है, काइनेटोकोर्स होते हैं जो कि स्मॉल डिस्क से प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इससे क्या अटैच होता है, तो स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से जो है दोनों साइड ऑफ ये सेंट्रोमियर के दोनों साइड काइनेटोकोर होते हैं, तो एक पोल से स्पिंडल फाइबर आके उससे अटैच होगा और दूसरे वाले से अपोजिट पोल से आके अटैच होगा, यही। अब देखो जब प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो है, देख लो ये जो एक पोल से आया, एक काइनेटोकोर से अटैच हो गया, दूसरे साइड से स्पिंडल फाइबर दूसरे काइनेटोकोर से अटैच हो गया। अब मैं बोलूँ द लाइन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोजोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को बोल रहे हैं, लाइन ऑफ अलाइनमेंट नहीं। एक लाइन में नहीं होता है सारे क्रोमोजोम, एक यहाँ हो सकता है, 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 तो क्या ये एक लाइन में है? नहीं, लेकिन सेंटर में है, तो ये जो है एक प्लेन में है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो स्पिंडल फाइबर जो होता है वो अटैच करता है टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोजोम, ठीक है, ये बात है। क्रोमोजोम जो है वो कहाँ मूव करते हैं, टू स्पिंडल इक्वेटर। ये सब मूव करके कहाँ आ जा रहे हैं, ये सब मूव करके जो स्पिंडल इक्वेटर पे आ जा रहे हैं, ठीक है। ये सब मूव करके स्पिंडल इक्वेटर पे आ जा रहे हैं। स्पिंडल इक्वेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्पिंडल अपैरेटस के सेंटर में है, इसलिए स्पिंडल इक्वेटर जो है वो ज़्यादा सही वर्ड है। एंड अलाइंग अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर के थ्रू ये जो है अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। एनाफेज क्या है, सॉर्टेड फेज ऑफ माइटोसिस होता है, ठीक है। शेप ऑफ क्रोमोजोम भी सबसे बेस्ट स्टडी यहीं पे होता है। ऑनसेट ऑफ एनाफेज में क्या होता है, ईच क्रोमोजोम अरेंज एट द मेटाफेज इज स्प्लिट बट नॉट साइमल्टेनियसली, ट्रू और फॉल्स। तो ईच क्रोमोजोम जो होता है अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट किया जाता है और साइमल्टेनियसली किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस ही एनाफेज का बहुत छोटा होता है, 3 से 4 मिनट का, 2 से 4 मिनट का होता है, ठीक है। एंड द जो डॉटर क्रोमेटिड है उसको आप क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोजोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू अपोजिट पोल, मतलब ये सेपरेट होके अपोजिट पोल में मूव करने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे क्रोमोजोम जो है वो मूव करते हैं, जो डॉटर क्रोमोजोम है मूव करते हैं, तो उनका जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है वो टुवर्ड्स द जिस पोल की तरफ जा रहे हैं उस तरफ जो है डायरेक्टेड होता है। तो जो सेंट्रोमियर जो होता है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड द पोल इट इज मूविंग एंड हेंस एट द लीडिंग एज। तो उस लीडिंग एज में होता है, देखो सेंट्रोमियर जो है इसी में देख लो,
यहाँ पे देख लो ये सेंट्रोमियर जो है वो जिस पोल की तरफ जा रहा है उसके तरफ है, तो ये लीडिंग एज में है, तो ये दोनों आर्म क्या कर रहे हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड हो रहे हैं, मतलब पीछे रहे हैं, तो बोल सकते हैं द आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम जो है वो ट्रेलिंग बिहाइंड है, ठीक है। अब एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाई व्हाट, तो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स जो होता है वो ये स्प्लिट करते हैं और सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड्स जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स जो है या फिर डॉटर क्रोमोजोम जो है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसमें 4n स्टेज नहीं बोलते हैं जनरली, इसको 2n+2n स्टेज बोलेंगे और ये वैसे भी बहुत छोटा स्टेज होता है, ठीक है। उसके बाद टेलोफेज में क्या होता है, 2n पर न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ क्या बोलते हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, एट द बिगनिंग ऑफ टेलोफेज द क्रोमोजोम्स कंडेंस एंड रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एट द बिगनिंग ऑफ टेलोफेज द क्रोमोजोम जो होते हैं जो ऑलरेडी एनाफेज में ये पोल्स पे रीच कर गए हैं वो डीकंडेंस होते हैं एंड लूज कर देते हैं अपना इंडिविजुअलिटी। तो अगर मैं बोलूँ इन टेलोफेज इंडिविजुअल क्रोमोजोम्स कैन बी सीन, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल क्रोमोजोम कैन नो लॉन्गर सीन, ठीक है। अब देखो क्रोमोजोम टेलोफेज जो है ऑलमोस्ट एकदम उल्टा है प्रोफेज का, तो क्रोमोजोम क्लस्टर कर जाएंगे अपोजिट स्पिंडल पोल में एंड आइडेंटिटी रिटेन्ड एज डिस्क्रीट एलिमेंट, गलत, आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप हो जाता है क्रोमोजोम के अराउंड, ठीक है, और क्रोमोजोम क्लस्टर के अराउंड न्यूक्लियर इनवेलप देख सकते हो यहाँ, ये न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप हो गया है, ठीक है। और एंड ईच पोल में क्या हो जाएंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएंगे और जो प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो है वो डिसअपियर हो गए थे, वो अब फिर से रीफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये भी देख लो, ये क्या होगा G2 फेज में, G2 फेज में क्रोमोजोम जो है अनकंडेंस्ड है, ठीक है, और पूरा न्यूक्लियर इनवेलप ऐसे ही है। अब देखो प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जो क्रोमोजोम्स जो है क्रोमोजोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन कंप्लीशन देखोगे तो किस में होगा, कंप्लीशन मेटाफेज में जाके होता है, कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। और देखो एस्टर जो है, ये जो क्या बोलते हैं सेंट्रोजोम जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर चुके हैं, किसमें, प्रोफेज में ही, तो ये एस्टर फॉर्मेशन हो गया, अर्ली माइटोटिक स्पिंडल। अब प्रो मेटाफेज में क्या है कि प्रो मेटाफेज में मतलब ट्रांजिशन टू मेटाफेज में ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अटैच हो जा रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर हैं जो कि काइनेटोकोर से अटैच कर रहे हैं। अब जो नहीं अटैच कर रहे हैं क्रोमोजोम से, ठीक है, उसको नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हो जा रहे हैं, ये देखो ये आपस में ही ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं इलोंगेशन ऑफ द सेल में। ये देख लो फ्रेगमेंट ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप है। अब ये मेटाफेज में क्या हो गया, मेटाफेज प्लेट बन गया है, ठीक है, सेंट्रोजोम जो है वो ये स्पिंडल अपैरेटस पूरा बन गया। अब एनाफेज में क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो जा रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड और मूव करने लग जा रहे हैं, तो ये सेंट्रोमियर देख रहे हो क्या है, ये लीडिंग एज में है, टुवर्ड्स जिस डायरेक्शन में सेंट्रोजोम है जिधर वो जा रहा है उधर डायरेक्टेड है, और जो आर्म्स है वो ट्रेल कर रहे हैं, ठीक है। और टेलोफेज में देखो क्या हो रहा है, जो क्रोमोजोम्स गए हैं वो डीकंडेंस हो रहे हैं और अपना इंडिविजुअलिटी लॉस कर जा रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, ये सेम डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि देख लो ये मेटाफेज प्लेट है, देख लो ये एक प्लेन है, पूरा प्लेन है, ठीक है, ये सेंट्रोजोम है, ये एस्टर है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ठीक है। अब ये देखो ओवरलैपिंग नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये वाला देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो जाके काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है, ठीक है। अब ये मूव कैसे करते हैं एनाफेज में, तो तुम्हें पता है जो एंड से माइक्रोट्यूब्यूल जिस एंड से ये काइनेटोकोर से अटैच होता है या क्रोमोजोम से अटैच होता है, वो उस एंड से क्या होता है, जो ट्यूबुलिन के सब यूनिट जो है वो निकलते जाते हैं, तो वो ऐसे पीछे की तरफ आते जाता है। अब देखो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या बोलते हैं, रबर तो है नहीं, तो जैसे जैसे वो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना वो छोटा होते जाता है, तो किस साइड से छोटा होता है, तो जिस साइड से वो ये होता है, जिस साइड से वो क्रोमोजोम से अटैच होता है उस साइड से छोटा होते जाता है, तो ये ऐसे क्रोमोजोम जो है वो मूव करता है सेंट्रोजोम की तरफ, ठीक है। अब ये देख लो, ये जो है वो प्रॉपर ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है 2 क्रोमोजोम का, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर पे क्या है, सबसे क्लोजली सबसे टाइटली अटैच्ड हैं दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जगह फ्री रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन जो इनको साथ में रखता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड को, वो कोहेसिन प्रोटीन है, ठीक है। और इनको जब सेपरेट होना हो रहता है तो कौन सा एंजाइम काम करता है, सेपरेज एंजाइम काम करके इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। अब एक बात क्वेश्चन पूछता हूँ, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द एंड ऑफ टेलोफेज, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइटोकाइनेसिस में क्या है, 2 सेल का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो ये टेलोफेज है, लेकिन यहाँ पे भी फोरोइंग जो होता है मेम्ब्रेन के अंदर गड्ढा बनना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है, साइटोकाइनेसिस जो होता है वो ओवरलैप करता है लेटर स्टेजेज ऑफ एम फेज के, ठीक है, लेटर स्टेजेज जो एम फेज के हैं उससे ओवरलैप करता है। अब माइटोसिस में क्या सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, नहीं, साइटोकाइनेसिस भी होता है, ठीक है। अब देखो एनिमल सेल में क्या होता है, एक फूडो बन जाता है, अपीयरेंस ऑफ फूडो होता है, मतलब ये जो सेल है वो अब पहले जैसे बलून की तरह, अगर तुम एक बलून ले लो और उसको ऐसे दबाना स्टार्ट करो तो वो एक गड्ढा बन जाएगा बीच में,
ठीक है, वो जैसे जैसे सेंटर में जाके ऐसे ज्वाइन कर जाएगा तो दो अलग अलग सेगमेंट बन जाएगा। तो सिमिलरली वैसे ही देखो, तो एक फूरो बनना स्टार्ट होगा, जो फूरो जो ग्रेजुअली डिपेन होगा और अल्टीमेटली सेंटर में ज्वाइन करके साइटोप्लाज्म को दो में डिवाइड कर देगा। प्लांट सेल में जो होता है वो रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होता है, ठीक है, तो ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा उसमें फूरो के थ्रू। तो क्या होता है ना कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो वेसाइकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो वेसाइकल्स जो है क्या करते हैं कि जो सेंटर ऑफ द सेल होता है ना, वहां पे आके बहुत सारे वेसाइकल फ्यूज करके सेल प्लेट बना देते हैं, और ये सेल प्लेट ही इलोंगेट करके क्या बना देंगे, सेल वॉल बना देंगे। तो यही बात है, तो रिलेटिवली एक्सटेंसिव होता है। तो इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटर वॉल। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन करता है फ्रॉम ए स्मॉल प्रीकर्सर कॉल्ड सेल प्लेट विच रिप्रेजेंट द मिडिल लैमेला बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द एडजेसेंट सेल। तो ये देख लो, इसमें ये देखो एनिमल सेल में क्या है, क्लीवेज फॉर्म हुआ। अब ये जो क्लीवेज है, जो टुवर्ड्स जिस साइड में क्लीवेज फॉर्म होता है ना, उसका साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज जो फॉर्म हुआ, जो फूरो फॉर्म हुआ, उसमें उसके साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में ना कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग होता है माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोफिलामेंट किससे बना होता है, एक्टिन से। अब ये एक्टिन मायोसिन के साथ इंटरेक्ट करके उसको और छोटा 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 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते जाता है और इवेंचुअली दो डॉटर सेल बन जाते हैं। अब इसमें देख लो, इसमें जो वेसाइकल्स जो होता है वो फॉर्म करते हैं फ्यूज करके सेल प्लेट। अब ये वेसाइकल कौन है, ये वेसाइकल क्या कंटेन करते हैं, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल प्लेट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत सारे सेल प्लेट फॉर्मेशन हुआ, ये सेल प्लेट, और सेल प्लेट एक्चुअल इवेंचुअली क्या फॉर्म कर देगा, न्यू सेल वॉल। ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इसमें देख रहे हो ये छोटे 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 सेल क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स है जो फ्यूज करके बना रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके अलावा देखो, इसमें देखो तुम, इसमें जो है ये जो किस ऑर्डर में से फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जो न्यू किस ऑर्डर में जा रहा है, इनवर्ड की तरफ जो होता है वो ग्रो कर रहा है, जो फूरो है वो इनवर्ड की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल ऑर्डर में ग्रो हुआ है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इनवर्ड की तरफ लगता है। तो सेंट्रीपिटल ऑर्डर में जो है वो दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसमें जो सेल वॉल है वो किस ऑर्डर में ग्रो हो रहा है, तो एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में, ठीक है। याद रखो तो भी ठीक है, नहीं याद रखो तो भी ठीक है, ठीक है। वैसे ये दिमाग लगा सकते हो अगर तुम्हारे ध्यान में रहेगा तो, ठीक है। उसके अलावा जो है ये बात है ऑलरेडी डिस्कस है कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और अदर ऑर्गेनिल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो डॉटर सेल में। कुछ ऑर्गेनिज्म में कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो फॉलो नहीं होता है साइटोकाइनेसिस से, इससे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज हो जाता है जिसको फॉर्मेशन ऑफ सिंक्सियन बोलते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है। माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन जो होता है एनिमल सेल में यूजुअली कितने में रिस्ट्रिक्टेड होता है, डिप्लॉइड सेल में, खास एनिमल सेल में, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मेल हनीबीज में जो कि हैप्लॉइड होते हैं और उसमें भी माइटोसिस होता है। लोअर प्लांट में और सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस से शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइटोसिस क्या रिजल्ट करता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीट या डिफरेंट जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, तो आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू मियोसिस और माइटोसिस, तो माइटोसिस, ठीक है। सेल ग्रोथ से क्या होता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इससे क्या होता है, एसेंशियल हो जाता है सेल के लिए कि डिवाइड करे और रिस्टोर करे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इससे एक एयर क्वेश्चन मैंने बनाया था कि इट बिकम्स एसेंशियल फॉर सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। रीजन दे दें, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो दर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। माइटोसिस का और क्या कंट्रीब्यूशन है सेल रिपेयर में, जैसे कि लिए देख लो, जो अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है उसको बार बार रिप्लेस करते रहता है। लाइनिंग ऑफ गट का जो लाइनिंग है उसमें जो सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस करते रहता है। और जो ब्लड सेल है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो भी बार बार रिप्लेस होते रहता है, ठीक है। प्लांट में आ जाओ तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन होते रहता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम से प्लांट का हाइट बढ़ता है और लेटरल मेरिस्टेम से प्लांट का गर्थ और विड्थ बढ़ता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है प्लांट के अंदर। अब ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो वाली बात है कि जब ये डिस्टर्ब हो जाए तो सेल डिवाइड करता है, इसको और क्या ये किस थियरी से होता है, किस थियरी ने बताया था, तो कर्ण प्लाज थियरी। कर्ण एक्चुअली में एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब न्यूक्लियस ही है, ठीक है, और प्लाज मतलब साइटोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ऊपर में जो न्यूक्लियस का पूरा वॉल्यूम है वो, और बाई नीचे में पूरा सेल के वॉल्यूम में से अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम हटा दो तो वो साइटोप्लाज्म का एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा, तो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। तो जैसे जैसे सेल बड़ा होगा क्या होगा, ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो छोटा होगा, ठीक है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स अगर मान लो एक लिमिट से डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बियॉन्ड अ लिमिट, वो क्या स्टिमुलेट करता है, सेल डिवीजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 5 से 10 मिनट में अभी तक में माइटोसिस तक के जितने पीवाईक्यूज आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर में वो करके देखेंगे, और तुम देखोगे कि मोस्टली मोर देन 90% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से है। तो हम स्टार्ट करते हैं
PYQs को, और अभी 5 से 10 मिनट में तुम देखोगे कि सारे PYQs कर लेंगे और तुम देखोगे कि ये सारे PYQs डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से है, ठीक है। तो अगर तुम एनसीईआरटी के लाइन भी क्लियर रहते तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो अब नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के समय मेन फंक्शन क्या है, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, गलत, टू रिपेयर डैमेज, गलत, डैमेज डीएनए का, टू सेपरेट द क्रोमोजोम, हाँ ये स्पिंडल फाइबर का ये फंक्शन है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, सिंथेसाइज न्यू डीएनए ये भी गलत है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीट 2024 में जो रीनीट हुआ था उसका क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट, कब करते हैं सेल्स जब मेटाबॉलिकली एक्टिव हो और प्रोलिफरेट, ए का क्या दिया है G2 फेज, और और क्या दिया है ए का 4S फेज, तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये डी देखो, क्वेसेंट स्टेज जो है वो स्टेज होता है जिसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होते हैं, तो ये सही है, तो डी का 3 है, ठीक है, तो डी का 3 एक ही में मिल गया, तो ए का क्या है, सेल आर मेटाबॉलिकली एक्टिव और प्रोलिफरेट, वो G1 फेज में प्रोलिफरेट करते हैं, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक होगा, ठीक है, सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और सेल ग्रो करता है, ठीक है, तो ये G1 होगा, आई थिंक ये वर्ड जो है ना ये मैंने गलत टाइप कर लिया होगा। डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, तो एस फेज में, तो बी का 4 हो जाएगा और सी का 1, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच होते हैं काइनेटिक कोर्स ऑफ द क्रोमोजोम ड्यूरिंग विच फेज, तो काइनेटिक कोर्स ऑफ क्रोमोजोम से अटैच होता है किस फेज में, तो मेटाफेज में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेजेज ऑफ सेल डिवीजन, कौन से जो सेल डिवीजन के स्टेजेस, तो सबसे पहले गैप 1 फेज आएगा, इंटरफेज का, तो ये ई हो जाएगा, तो ये दोनों पहले ही गलत। इस गैप 1 के बाद सिंथेसिस फेज आएगा तो सी हो जाएगा, तो ई के बाद सी बस एक ही में है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लें, सी के बाद गैप 2 फेज जो कि ये में है, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, डी और बी, सही है, तो सी जो है सही है। नीट 2023 में क्वेश्चन जिस साल मैंने दिया था, ठीक है। तब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम ही है, एम फेज में क्या होता है, सेल जो है इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 जिसमें है, बाकी को काट देंगे। G2 फेज में क्या है, G2 फेज में G2 फेज क्या है और G1 फेज क्या है, G1 फेज जो है वो इंटरनल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन, तो डी का जो है ना वो 3 होगा, तो दोनों में 3 दिया है। और फिर से G2 फेज क्या है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, ये सही है G2 के लिए। और क्वेसेंट स्टेज क्या है, इनएक्टिव स्टेज है, तो सी का 2 हो जाएगा, तो सी का 2 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, तो ए का 4, ठीक है, यही है सी का। प्रोटीन तो G1 फेज में भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन इंटरवल तो यही है ना, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। फिर से 2023 का क्वेश्चन आ गया, अमॉन्ग यूकैरियोट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो किस फेज में होता है यूकैरियोट में, तो एस फेज में होता है, ठीक है। 2023 का फिर से क्वेश्चन आया, ड्यूरिंग G0 फेज में यानी क्वेसेंट स्टेज में सेल साइकिल, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, गलत, इनएक्टिव होता है लेकिन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेस, ट्रू है, ठीक है, ये बात सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। अब डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम कैन बी अचीव्ड बाय डिस्टरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है उसको डिस्टर्ब करके, देखो अब देखो डबलिंग ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम कब होता है, किस फेज के बाद होता है, ठीक है। तो देखो जब मेटाफेज में रहते हैं तो अटैच होते हैं, ठीक है, उसके तुरंत बाद जब सेपरेट हो जाते हैं तब डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है डबल हो जाता है, ठीक है। तो वो आफ्टर में एनाफेज होता है या आफ्टर मेटाफेज, तो आफ्टर मेटाफेज एनाफेज में होता है, यानी आफ्टर किसके, मेटाफेज के बाद, ठीक है। ड्यूरिंग नीट 2023 में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेजेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ द ईच क्रोमोजोम, अब मियोसिस में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा एनाफेज में सेंट्रोमियर जो है एनाफेज 2 में सेपरेट होता है और माइटोसिस में तो एनाफेज में ही, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वेसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, G0, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मेटाफेज के रिस्पेक्ट में कौन इनकरेक्ट है, ठीक है। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, हाँ मेटाफेज में ही होता है। मेटाफेज क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड, गलत, 2 सिस्टर क्रोमेटिड से होता है, यानी ये गलत है। मेटाफेज लाई करता है इक्वेटर ऑफ द सेल पे, ये भी सही है। क्रोमोजोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ये भी सही है। कंप्लीशन ऑफ कंडेंसेशन इसी से स्टेज में होता है, ठीक है। सेलेक्ट द नीट 2021 के फेज 1 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस, तो माइटोसिस में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स अकॉर्स एट एनाफेज, ये सही बात है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम, नहीं, काइनेटिक कोड ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम डीकंडेंसर टेलोफेज, ये तो बिल्कुल सही है। ऑल क्रोमोजोम्स लाई एट इक्वेटर, ये भी सही है, ठीक है। तो देखो काइनेटिक कोड जो है वो सेंट्रोमियर पे होते हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर डायरेक्ट सेंट्रोमियर से अटैच नहीं करते हैं, काइनेटिक कोड से अटैच करते हैं। ये सेम, अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो गया रहता है ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसी में एक और क्वेश्चन दिया जाता है, उससे तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकॉर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन,
तो माइटोटिक में कभी भी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम नहीं है, ये मियोसिस का फंक्शन है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अदर ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच टू काइनेटिक ऑफ द क्रोमोजोम, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेंट्रोमियर कर दिया है, तो मतलब अगर तुम कंफ्यूज भी होते तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैच कॉलम 1 कॉलम 2 को, ठीक है। नीट 2021 का ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो ठीक है। सी जो होगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2 बस एक ही जगह दिया है। और फिर से डी G1 फेज है, इंटरनल भी सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है। डी का जो है वो 3 हो जाएगा, तो डी का 3 एक ही जगह है, यही है, ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है। ऊपर से ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेंट्रियोल जो होता है वो अंडरगोज करता है डुप्लीकेशन किस फेज में, तो एस फेज में। अगर मान लो एथी इसके पास फ्रूट फ्लाई के पास 8 क्रोमोजोम है, तो ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो वो एस फेज में भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ DNA डबल होता है। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स दैट अकॉर इन देयर रिस्पेक्टिव फेजेज ऑफ द सेल साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन होता है, ये बात सही है। एस फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में। तो एस बी का तो 2 पक्का होगा, तो बी का 2 एक जगह मिल गया है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन तब आगे भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। G2 फेज में क्या साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, हाँ होता है, ठीक है। मेटाफेज इन एम्प्ले अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम, तो डी का भी 4 ही होगा, ठीक है। तो डी का भी 4 भी बस एक ही में दिया है। एंड माइटोटिक सेल डिवीजन में करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो एम फेज करने है नहीं, पहले सबसे पहले G1 फेज आएगा, फिर एस फेज, फिर G2, देन एम, तो ए हो जाएगा। देख रहे हो कितनी इजी। सेल्स इन G0 फेज में क्या होता है, एग्जिट कर देते हैं सेल साइकिल में, जो फर्दर डिवाइड नहीं करते वो एग्जिट कर जाते हैं सेल साइकिल से, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेज ऑफ सेल साइकिल, सेल का फेजेज का क्या है, तो सबसे पहले G1 फिर एस फिर G2 फिर एन, तो बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन सब में दिया हुआ है, कंडेंसेशन। उसके बाद माइटोसिस का पूछा, नॉट मियोसिस का, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली होगा, ये गलत हो जाएगा। तो उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसेंबली होगा, फिर अरेंजमेंट क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस में होता है, अरेंजमेंट एंड इक्वेटर होगा माइटोसिस में, तो बी चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल, ये हमें पता भी नहीं था, एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या इसके बिना क्वेश्चन बन सकता है, उन्होंने बता दिया। इफ एपीसी अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव है ह्यूमन सेल में, तो क्या नहीं होगा, एनाफेज में काम क्या होता है, क्रोमोजोम को सेपरेट करना, तो क्रोमोजोम विल नॉट सेग्रीगेट, तो डी हो जाएगा। Which phase occupies the maximum part of the interphase direct encyatic line during cell growth? DNA synthesis किस फेज में होता है, तो एस फेज में, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल, तो सिनेप्सिस नहीं होता है माइटोसिस में, ये म्योसिस का फंक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर करते हैं, स्पिंडल फाइबर आते हैं, क्रोमोजोम मूवमेंट होता है, ये सब फीचर है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, अ सेल एट द टेलोफेज स्टेज इज अब्जॉर्ब बाई ए स्टूडेंट इन अ प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। एक सेल है टेलोफेज स्टेज में, वो एक स्टूडेंट ने ब्रॉट किया, ही टेल्स हिज टीचर दैट दिस इज नॉट लाइक अदर सेल एट द टेलोफेज स्टेज, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, प्लांट सेल में कोई सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं है, द सेल इज कंटेनिंग मोर क्रोमोजोम एज कंपेयर टू अदर डिवाइडिंग सेल, अदर सेल के कंपेयर में यहाँ पे ज़्यादा क्रोमोजोम है। तो अगर ज़्यादा क्रोमोजोम है तो क्या हो रहा है, यानी इंडोमाइटोसिस हुआ होगा, यानी पॉलीप्लाइडी, अगर मोर क्रोमोजोम तो बोलते हैं ना, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन अराइज, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच किससे करता है, तो काइनेटिक कोर ऑफ द क्रोमोजोम, सी हो जाएगा, ठीक है। सोमैटिक सेल जो होता है कंप्लीट किया, जस्ट कंप्लीटेड स्टेज ऑफ इट सेल कंपेयर टू द गैमेट ऑफ द सेल। अगर मान लो अगर तुम एक सोमैटिक सेल है तो उसमें क्रोमोजोम कितना हो जाएगा, 2n, ठीक है। और तो कंपेयर करोगे तो क्या होगा, एस फेज में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम होंगे, तो 2n ही होंगे, ठीक है। लेकिन गैमेट में कितना नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, n है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम सही होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करते हैं, किस में ज़्यादा होगा, किस में, तो एस फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर इनिशियली अगर G1 फेज में 2C था, तो एस फेज में कितना हो जाएगा, एस फेज में 4C हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक गैमेट में जो है वो कितना होगा, एन में जितना ये होगा 2C के बराबर, यानी यहाँ पे 2n जो है वो 2C के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2n 4C के बराबर है, तो और गैमेट में कितना हो जाएगा, n जो है वो C के बराबर हो जाएगा, यानी 4C से कितना डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डबल अमाउंट है तो गैमेट के कंपेयर में तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो ये सही है। गिवन बिलो जो है वो सिमेटिक ब्रेकअप है फेजेज ऑफ स्टेजेज का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंडिकेशन ऑफ द स्टेज और फेज इन द सेल साइकिल।
अच्छा अच्छा, इस ये एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन था जिसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम उस डायग्राम 2009 का पीवाईक्यूज अगर तुम्हारे पास होगा तो उसमें जाके देखोगे ना, तो उसमें लेबल करना था, ठीक है। तो जैसे ये सेल साइकिल हो गया ना, ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन था कि ये चारों फेज जो होगा कैरियोकाइनेसिस के होगा, ठीक है। उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस का एक फेज हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस का, ठीक है। उसके बाद से ऐसे करके ऐसे था, ठीक है। तो ये G1 फेज हो जाएगा, ये एस फेज हो जाएगा, और ये G2 फेज हो जाएगा। ये जो है माइटोस, ये 4 फेज, इंटरफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और ये साइटोकाइनेसिस। तो इसमें जो दिया था ना उसमें वो डी सही था, CS जो है वो सिंथेटिक फेज का, ठीक है। तो देख के मार लेना कि क्या है, क्या सही है, ठीक है। इसमें लेबल कर रखा था, किसी को A किसी को B, तो वो पहचानना था, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो तुमने देखा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सेशन अच्छा लगा हो, तुम्हें बहुत सी ऐसे इनसाइट से मतलब हर एक लाइन अगर एनसीईआरटी का समझ में आया हो, तो तुम लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और देखो शेयर करो, थोड़ा ज़्यादा लोगों को पता चले, इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूँ। एनसीईआरटी बेस्ट एनसीईआरटी, और उसके साथ जो जितना एक्स्ट्रा जानना होता है वो सब भी इतने कम समय के ड्यूरेशन के लेक्चर में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा काम है कि तुम शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।